11,248 का है और 11,144 का लो है और लगभग पूरे दिन भर की रेंज को बाजार ने होल्ड किया है। इनफैक्ट शुरुआती घंटे की डिप के बाद ऊपर आने की ही कोशिश की है। सिमिलर बैंक निफ्टी में है, 21,500 के लेवल पर पहुंचे, वहां थोड़ा सा नीचे गए लेकिन वो लेवल तोड़ा नहीं और वापस ऊपर आए। हालांकि 21,900 काफ़ी दूर नज़र आता है। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है, बैंक निफ्टी की मजबूती थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो कुछ भी एक्शन आपको इस वक्त दिख रहा है बाजार में वो ये दिखा रहा है कि शुरुआत का पहला घंटा जो कुछ हुआ वो हुआ, उसके बाद बाजार दिशा तय करने में नाकामयाब है। निचले स्तरों से थोड़ी सी खरीदारी आती दिख रही है और ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल होता दिख रहा है। निफ्टी मजबूत है क्योंकि सेक्टोरल चर्निंग हो रही है। बैंक निफ्टी जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है इसलिए इसके लिए ऊपर जाना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो इंडेक्स से बहुत बड़े और बहुत साफ रुझान आपको इस वक्त नजर नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है इंडेक्स इसी तरह सबड्यूड रहेगा। बहुत तेजी या बहुत मंदी की उम्मीद करना शायद गलत होगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि स्टॉक्स पर फोकस किया जाए, सेक्टर्स पर फोकस किया जाए और इसी पर फोकस करते हुए चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बसीन साहब हमारे साथ हैं कार्यक्रम में तैयार और लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। सर स्वागत है आपका। एनटीपीसी आपका आज कमाल कर गया, बड़ी तेजी के साथ भागा है और आमतौर पर ऐसा कम देखने को मिलता है कि एनटीपीसी जैसा स्टॉक 8-9% तेजी से दौड़े। पहले तो अपडेट बताएं सर, उसके बाद मैं आपसे फ्रेश पिक्स लेता हूं। हाँ सर, अनिल जी देखिए 90.5 पे आपको दिया था और 98 का टारगेट था एक 3-4 हफ्ते में, आप 2-3 वो तो आज ही 96 मार गया। तो इसे कहते हैं कॉल्स, 8% बढ़ा है। एनएमडीसी आपको दिया था, कोल इंडिया दिया था, सब चल रहे हैं। तो पीएसयू सर मैं जैसे जैसे कह चुका हूँ, पीएसयूज आर गोइंग टू बी द फ्लेवर ऑफ द मंथ एंड द ईयर। उनमें बने रहिए, यू विल सी ह्यूज अपसाइड। और आज आपको दिख रहा है कि आज पीएसयूज हैं जो लीड कर रहे हैं, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी। उसके सामने सर मैंने एसबीआई लाइफ में शॉर्ट दिया था, आईसीआईसीआई प्रू दोनों में टारगेट हो गए। अब आपका बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों शॉर्ट खड़े हैं एज ए पैरेलल टू द जो मैंने लॉन्ग कॉल दी थी। अब 2 बाय कॉल हैं सर, आप कहें तो मैं दूं? जी सर प्लीज बताएं। तो दोनों पीएसयूज हैं सर और मेरे फेवरेट सर, मैं उन्हीं थीम पे जा रहा हूं जो चल रहे हैं। आरईसी आपके यहाँ दिया था 109.10 का भाव है, 108 का स्टॉप लॉस रखिए, 118 का टारगेट डिलीवरी के लिए, ट्रेडिंग के लिए 125 का टारगेट इसका रहेगा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। दूसरा बिक है सर एचपीसीएल, 211 11.5 भाव है, 208 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें टारगेट होएगा 225 रुपए का, मिनिमम 225। तो एचपीसीएल और आरईसी दोनों बाय है सर। ओके, आरईसी खरीदे यहाँ पर 110-110.50 के आसपास खरीदिए, 108.25 का स्टॉप लॉस लगाइए, 118 और 125 दो टारगेट रखिए। एचपीसीएल खरीदिए 211-211.50 के आसपास, 208 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस, 208.25, 225 के टारगेट के लिए एचपीसीएल में भी खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से। दोनों ही सरकारी कंपनियों में खरीदारी करने का इरादा। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये दोनों पिक्स देने के लिए। 2:50 पर आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब लेंगे आपके बीटीएसटीटी पिक्स भी। तो बसीन साहब से फिर से मुलाकात करेंगे। शुक्रिया सर आपका अभी वक्त निकालने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, इवेंट्स पर डालते हैं नजर जिन पर हमें रखनी है नजर। बताने के लिए तैयार है मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर। पेट्रोनेट एलएनजी बाजार बंद होने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी के नतीजे आ सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले पर जो सुनवाई है 3 बजे शुरू होने वाली है, इस पर भी फोकस है। हेल्थ केयर ग्लोबल का ओपन ऑफर आज से खुला है, आज से लेकर 28 अगस्त के लिए ओपन ऑफर खुला रहेगा। आईडीबीआई बैंक की एक एजीएम आज होने जा रही है। इसके अलावा आज और कल होने वाली ओपेक की संयुक्त निगरानी समिति की बैठक पर भी हमारी नजर है। 6 कैटेगरीज के प्रोजेक्ट के लिए रेल पीएसयूज आज बोलियां जमा करने जा रहे हैं। खासतौर से इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, ब्रिज के लिए ये बोलियां लगाई जाएंगी तो इन पर भी फोकस रहेगा। कल की अगर बात करें नतीजों के लिहाज से, जी एंटरटेनमेंट बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे निफ्टी स्पेस में पेश करेंगे। वहीं स्पेंसर्स रिटेल राइट्स इशू कल बंद होने जा रहा है और साथ ही मिंडा इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू की कल एक्स डेट है। इशू साइज 250 करोड़ की है, इशू की प्राइस 250 रुपए प्रति शेयर की है। सैटिन क्रेडिट केयर की बोर्ड बैठक कल होने जा रही है। बोर्ड एनसीडीज के जरिए 100 करोड़ जुटाने पर विचार करेगा।
कुछ इंपॉर्टेंट हियरिंग भी होने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक डाबर वर्सेस मैरिको की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है, जहां पर डाबर ने मैरिको पर उनकी हनी बॉटल लेबल और पैकेजिंग की नकल करने का आरोप लगाया है। वहीं पेटीएम वर्सेस ट्राई की भी हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। पेटीएम ने धोखाधड़ी की शिकायत हाईकोर्ट में की है, इसकी सुनवाई कल होने वाली है। इसके अलावा 11 शेयर्स रोलिंग सेगमेंट से ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में शामिल होंगे कल। वहीं 274 शेयर ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट का हिस्सा होंगे। बुधवार यानी कि 19 अगस्त के दिन मुथूट फाइनेंस वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेंगे। वहीं पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में हाईकोर्ट संबंधित पार्टियों से जवाब लेने जा रही है। और अंत में एफओएमसी बैठक के मिनट्स जो हैं वो भी बुधवार को यानी कि 19 अगस्त को ही जारी होते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए बड़े ट्रिगर्स, इन पर रखनी है नजर रखिए उस स्टॉक पर जो दिखाने वाला है कमाल, और वो बताने के लिए तैयार है हमारे ओपनिंग बैट्समैन सच्चिदानंद उत्तेकर। सचिन जी के लिए बिगुल BTS डबल टी का। बताइए सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, ये जो स्टॉक है ये काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के सिग्नल्स दे रहे हैं और वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी अच्छा हो चुका है। 14 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद थर्मैक्स में एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। एंड अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो पहली बार वीकली चार्ट्स पे इसका RSI 50 के ऊपर मूव हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी है और ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 2 से 3 दिनों के लिए रखना चाहिए। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है अराउंड 772 के आसपास लगाना है। एंड ऊपर मुझे लग रहा है इमीडिएटली फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 840 का, जो इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बट जिस तरीके से ये ब्रेकआउट शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है 900 तक के भी लेवल्स इस पर्टिकुलर स्विंग में आने चाहिए जिस इंटेंसिटी का ये ब्रेकआउट है वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे खरीदारी करनी है थर्मैक्स लिमिटेड पे। 772 स्टॉप लॉस, 840 फर्स्ट टारगेट और 900 का होगा फाइनल टारगेट। ओके, थर्मैक्स पर खरीदारी करिए, ये है आपके लिए राय। और स्टॉक डेज हाई पर भी ट्रेड कर रहा है, 800 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। चलिए संदीप ग्रोवर से भी जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो मार्केट खुलने के बाद खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं। गुड आफ्टरनून संदीप, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए पहले तो बोनस को लेके 2 अपडेट्स हैं। सुवेन फार्मा, यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही खबर आई कि 1:1 के बोनस को बोर्ड ने मंजूरी दी और उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक में देखने को मिल भी रहा है। स्टॉक उसके बाद पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा है। आरती ड्रग्स, यहाँ पे भी बोनस को लेके अपडेट आया कि 20 तारीख यानी कि गुरुवार को इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें ये बोनस शेयर जारी करने के ऊपर विचार करेंगे। और इस स्टॉक में भी आप देखिए बोनस का नाम जब से जुड़ा उसके बाद से देखिए जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स पे भी नजर रखिए। आज सुबह ऐसी खबरें थी कि यहाँ पे हिस्सा बिक्री हो सकती है जेएलआर में या तो फिर टाटा स्टील का जो यूके प्लांट है उसमें। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया कि जेएलआर में हिस्सा बिक्री की कोई ऐसी योजना नहीं है, पूरी तरह से खंडन किया गया, तो उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे दिख रहा है। एनटीपीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में कंपनी की उतरने की योजना, आज दिन के दौरान ये अपडेट आया। और उसके साथ साथ जो ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वो लगाने के ऊपर वो कंपनी का कोई विचार नहीं, तो डिपेंडेंस कम हो रही है, उसका इंपैक्ट स्टॉक पे पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। टेलीकॉम स्टॉक्स पे नजर डालिए, ये भी आज फोकस में है। एजीआर की सुनवाई तो है ही है 3 बजे, लेकिन उससे साथ साथ ट्राई ने जो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस है उसके ऊपर अपनी जो सिफारिशें हैं वो जारी करी हैं। शेयर्ड बैंड में स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज है उसमें आधे % की बढ़ोतरी की जो सिफारिश है वो ट्राई की ओर से दी गई है। और आखिर में इसके साथ साथ सरकारी कंपनी में नजर रखिए, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कॉनकोर जैसी कंपनी, क्योंकि पीएमओ के हवाले से ये आदेश जारी किए गए दीपम यानी कि जो विनिवेश विभाग है उनको कि इस मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि FY21 में कम से कम जो 3 कंपनियां हैं उनका विनिवेश पूरा किया जाए, जिसमें बीपीसीएल, एचसीआई और कॉनकोर शामिल है। और आपको ये भी बता दें कि बीएमएल पे भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इनका जो विनिवेश का प्रोसेस है उसको रिन्यू करने की जो बात है वो पीएमओ की ओर से की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये 4 ऐसे पीएसयू स्टॉक्स हैं जो कि इस खबर के चलते फोकस में है। और आखिर में ब्लॉक डील हुई है ग्रासिम में, करीब 9 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, 621 रुपये 65 पैसे प्रति शेयर पर। इस स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। तो ये आपको नजर रखनी है तमाम इवेंट्स पर। आइए आगे बढ़ते और अगला बिगुल है आशु सर के लिए। आशु सर देना चाहते हैं एक BTST कॉल, तो स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, मार्केट के बारे में अभी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले कॉल दे देता हूं। BTST नहीं है अनिल जी, STBT है। पिछली बार भी अनिल जी हमने एक बैंक बेचा था, वो था एक्सिस बैंक। आज बेचना है अनिल जी ICICI बैंक, और ICICI बैंक भी अनिल जी सिर्फ 5 रुपए के स्टॉप लॉस से बेचना है। 359 का फ्यूचर का रेट है।
365 का स्टॉप लॉस लगाना है आईसीआईसीआई बैंक का। और नीचे में अनिल जी जब जिसकी मर्जी हो अपने एपेटाइट के हिसाब से और अपने हिसाब से कवर कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 365 रुपए का। जैसे अनिल जी 450 में एक्सिस बेचा था सिर्फ 5 रुपए के स्टॉप लॉस से, ऐसे आईसीआईसीआई बैंक की सेल कॉल है 359 का फ्यूचर चल रहा है, 5 रुपए के स्टॉप लॉस है 365 रुपए का। और नीचे में अनिल जी 2, 5, 10, 15, 20 जैसे भी जिसको लगे स्टॉप लॉस टेल करता जाए और वो अपने एपेटाइट के हिसाब से कवर कर सकते हैं। और अनिल जी इसको कैरी भी किया जा सकता है बिल्कुल, ये इंट्राडे नहीं है अनिल जी, पोजिशनल ही है। जब तक 365 से ऊपर नहीं जाए इस शॉर्ट को कवर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, लगे हाथ एक बार आपका व्यू मार्केट पर, और अगर वहां पर भी आपको स्प्रेड्स का कोई अपडेट देना तो वो भी बता दें। अनिल जी स्प्रेड का अपडेट नहीं देना है, एक नया स्प्रेड बनाना है। अनिल जी जो मुझे लगता है कि देखिए ब्रेकडाउन तो डेफिनेटली हुआ है और ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है अनिल जी। जैसे हमने फ्राइडे को एक बात की थी जो कि किरण जी ने और वागले जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी है और कंपल्सिव कंट्रोल करना है। बट अनिल जी वो कंपल्सिव ट्रेडिंग कहाँ से आएगी? वो आई थिंक मैं अगर एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्लाइंट से आएगी, व्यूअर से आएगी, या जो मुझे फॉलो करता है उससे आएगी, पहले मैं करूंगा तब आएगी। तो अनिल जी थोड़ा सा इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं है, बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी तक कोई स्प्रेड नहीं था। तो अनिल जी एक फ्रेश स्प्रेड है, फ्रेश स्प्रेड में अनिल जी जो अभी मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी वीकली टुवर्ड्स 11,000 की तरफ मार्केट जा सकता है। 10,800 का अभी मुझे कोई कन्विक्शन नहीं है। मार्केट वीक है, वीकने में अनिल जी खुला बिंदास सेल नहीं कर सकते, लेना नहीं है, लेना 11,300 के ऊपर भी नहीं था, और अनिल जी अभी भी कंफर्ट नहीं है लेने का। तो अनिल जी ये थोड़ा डिफरेंट तरह का स्प्रेड है। नॉर्मली मैं 1:2 देता हूँ, इस बार 1:1 है। अनिल जी 11,200 की एक पुट लेनी है, 11,200 की, जिसका रेट है 80 रुपीज के आसपास। नहीं अनिल जी अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, 89 के करीब हो गया है अभी थोड़ा बात करते करते। एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता अनिल जी, 11,200 की एक पुट लेनी है और 11,000 की एक पुट बेचनी है। अनिल जी अभी आप 7 के साथ भाव पे करेंगे तो आपकी कॉस्ट आएगी 50 रुपए। तो 11,200 की पुट एक तरह से 50 रुपए की लॉन्ग पे है, और इसका स्टॉप लॉस रखना है अगर ये 20 रुपए रह जाए तो 30 रुपए का लॉस हो सकता है इस ट्रेड में। बट अनिल जी इस बार 1:2 नहीं है, 1:1 है। उसका कारण है कि अगले 2 दिन में अगर 100-150 पॉइंट का फॉल और निफ्टी में आ गया तो अगर 1:2 होगा तो सौदा ब्रेक नहीं होगा, आपको आखिर तक वेट करना पड़ेगा। मैं फिर अनिल जी व्यू बताता हूँ, व्यू बेरिश है, लेकिन 11,000 टूटता हुआ अभी नहीं लग रहा, लेना नहीं है। लेकिन 1:1 का बियर स्प्रेड बनाया है जिसकी कॉस्ट है 50 रुपए। अगर ये कॉस्ट 20 रुपए रह जाए तो 30 रुपए के स्टॉप लॉस से बुक कर लें। अनिल जी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में फॉल अभी और दिखेगा, क्योंकि धीरे धीरे अनिल जी लोग स्टॉक्स में ट्रैप हो रहे हैं, चाहे वो थोड़ा हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि जब थोड़ा होते हैं अनिल जी, मैंने पिछले दिनों भी एक मैसेज किया था कि अगर तो आप थोड़े स्टॉप लॉस में छोटे लॉस में निकल जाते हैं, नहीं तो बड़ा लॉस अनिल जी कोई भी बचा नहीं सकता, ना मैं बचा सकता हूं, ना आप ना कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम आंसर ढूंढते रहते हैं, वो आंसर नहीं मिलता। तो या तो डिसिप्लिन रखें, और बिल्कुल ये है कि लेड बाय मी, अगर मैं इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करूंगा कि मेरे पास कॉल नहीं है, अगर मैं ही देता रहूंगा और दूसरे को बोलूंगा कंपल्सिव ट्रेड है, तो अनिल जी वो कंपल्सिव ट्रेडिंग रहेगी। तो मेरे पास अनिल जी बहुत ज्यादा कॉल नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक बेचना और ये 1:1 स्प्रेड बनाना है, जिसका मुझे चांसेस लग रहे हैं कि क्लोजर टू 11,000 निफ्टी आ सकता है। ओके, एक 1:1 का स्प्रेड आप बना सकते हैं। थोड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाइए इंडेक्स पर, और स्प्रेड के जरिए वहां पर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये है आशु जी की राय, और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक पर बिकवाली की। पर चलिए अब सुमित जी के लिए एक बिगुल बजाते हैं, जान लेते हैं कि उनकी अगली सुपरहिट कॉल कौन सी है। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, जो स्टॉक रडार पे आया है वो बाय साइड का है। स्टॉक का भाव चल रहा है 187 रुपीज 50 पैसा। स्टॉक का नाम है श्री कलाहस्ती पाइप्स लिमिटेड, जिसका सिंबल है SRI पाइप्स। SRI पाइप्स, ये स्टॉक के अंदर यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक पिछले 7-8 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, और अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 200 रुपए का होगा पहला टारगेट, और मेरे को लगता है कि ये 200 रुपए का लेवल भी शायद टूट सकता है, और 210 रुपए तक का अपसाइड मूव SRI पाइप श्री कलाहस्ती पाइप्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। नीचे के अंदर 183 182 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर के अंदर 200 रुपए से लेकर 210 रुपए तक का मूव श्री कलाहस्ती पाइप के अंदर देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीकलाहस्ती पाइप में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। कैश का स्टॉक्स और ये तेजी के साथ ऊपर जाने को है तैयार। चलिए इस पर रखेंगे नज़र, लेकिन इस बीच एक
विशेष स्टॉक आपको BTST के तौर पर बताने के लिए तैयार हैं बिगुल विश्वेश के विशेष का। बताएं विश्वेश जी। विश्वेश जी बताएं कौन सा स्टॉक देना चाहते हैं आप BTST के तौर पर? अनिल जी देखिए, मार्केट बेरिश लग रहा है, लेकिन मार्केट में कोई बड़ा फॉलो अप नहीं आ रहा है। देखिए बैंक निफ्टी वीक है, सुबह हमने पुट दिया था, अभी 350 रुपए हो गया है। तो देखिए मार्केट जब तक बहुत लार्जली फॉलो अप नहीं आता है तब तक मेरे हिसाब से स्टॉक जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग रहेंगे, जो वीक है वो वीक रहेंगे। तो एक स्टॉक जो बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे, उसका नाम है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया में बहुत ही बड़ा एक बेस है वो निकला है, और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से निकला है 440 का लेवल, और जिस हिसाब से आज के दिन में वॉल्यूम वगैरह हो रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से काफी ऊपर जाने के लिए। तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस से, देखिए अगर आप 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड करो तो 446 काफी छोटा स्टॉप लॉस है, उसके स्टॉप लॉस से बाय करें। 470 480 दो टारगेट होंगे। और अगर आपको पोजिशनल बाय करना है तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर भले डिप भी आ जाए, और जब तक 440 के नीचे नहीं आता तब तक व्यू चेंज नहीं होगा, और मुझे लगता है कि 500 की ओर भी जा रहा है। तो यहाँ पे क्यूमिंस में बाय करिए। जिस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम पैटर्न है, मुझे लग रहा है अगेंस्ट द मार्केट भी ये परफॉर्म करेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट में वन साइड कोई मूव नहीं आ रहा है। देखिए अनिल जी, आज बैंक निफ्टी सुबह हमने पुट दिया था और वो भाग नहीं गया, मतलब पूरा दिन पड़ा रहा और अभी जाके बस 100 रुपए चला है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा लार्ज मूव नहीं है, कोई न्यूज है, तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको प्ले करना है। क्यूमिंस अच्छा लग रहा है, बाय करना है। 446 का स्टॉप लॉस, 470 480 टारगेट। ओके 470 480 474 और 480 474 480 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 440 का स्टॉप लॉस। क्यूमिंस यहाँ पर तेजी करने की राय है विश्वेश जी की तरफ से। ये है विश्वेश जी की आपके लिए एक बेहतरीन पिक। आइए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, चेतन भूटानी। ऑयल एंड गैस स्पेस से एक बड़ी खबर उनके पास में। चेतन बताइए क्या है एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर आपके पास? जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं वो ये है कि देश में जो बन रही दुनिया की सबसे बड़ी LPG पाइपलाइन, जो जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL और HPCL का, जिसमें से 50% स्टेक जो है सर वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है, 25% BPCL और 25% HPCL जॉइंट वेंचर 9 जुलाई 2019 को फॉर्म हुआ था। उसमें खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो ये गैस पाइपलाइन निकलेगी, ये गैस पाइपलाइन जो है गोरखपुर में खत्म होगी, और उसके बाद फिर जैसे ही शुरुआत हो जाएगी उसमें 10,000 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जैसे गुजरात से शुरू होगा और गोरखपुर में एंड होगा, तो ये प्रोजेक्ट 8.25 मिलियन मीट्रिक टन की LPG कंस्ट्रक्ट कर पाएगा और ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 34 करोड़ जनसंख्या को केटर कर पाएगा। अब सबसे बड़ी खबर जो इसमें ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में जहां से ये पाइपलाइन निकलेगी वहां पे लैंड एक्विजिशन की परमिशन का नोटिफिकेशन भारत सरकार ने निकाला है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि उसका इंटेंशन क्लियर करने के लिए कि 21 दिनों में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो 21 दिनों के बाद IOC, BPCL, HPCL के कंसोर्शियम को ये लैंड ऑफिशियली मिल जाएगा, जिसका मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है फटाफट बनाया जाए, और उसको एक्सपेडाइट करने की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं 5 जिलों के नाम बता दूं जहां पर ये मध्य प्रदेश में होने वाला है। देवास, शाहजहांपुर, राजगढ़, भोपाल और धन डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में, वहां पर ये लैंड एक्विजिशन की प्रतिक्रिया अब शुरू हो चुकी है। 21 दिनों के बाद हम दोबारा रिपोर्ट करेंगे जब सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा कि लैंड एक्वायर हो चुका है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि ये पाइपलाइन जो है गुजरात से निकलेगी, जहां से वो पीपावाव और बाकी के 2 प्लांट से LPG लेगी, और बाकी के सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स में जाकर गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ये गैस सप्लाई होगी। बिल्कुल, तो ये 3 बड़ी कंपनियों के बीच का जॉइंट वेंचर, और उसमें IOC के लिए सबसे ज्यादा बड़ा, क्योंकि IOC की इस जॉइंट वेंचर में है 50% हिस्सेदारी। BPCL और HPCL 25% हिस्सेदारी रखते हैं। यहाँ पर बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लैंड एक्विजिशन अगले 21 दिनों में पूरा होगा और फिर ये पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होता हुआ दिखेगा। तो ये एक बड़ा रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है, और सरकार चाहती भी है कि जल्द से जल्द ये काम आगे बढ़े। ये खबर आपके लिए लेकर आए हैं चेतन भूटानी। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन खबर देने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी पर एक राय लेते हैं। HPCL, किरण जी जरा इसके चार्ट देखिए, मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई मौका दिखता है आपको खरीदारी करने का?
जी चार्ट पे अभी ऐसा कुछ एचपीसीएल में देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है कि एक अच्छा बेस करीबन 207-208 के नजदीक है। एक ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 220 से लेके 222 के, वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। अभी चार्ट में कोई ऐसा बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है अनिल जी। ओके, नज़र रखिए जहाँ तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सवाल है, जो एक्सक्लूसिव खबर आ रही है उससे आपको एक नया ट्रिगर मिल सकता है इन स्टॉक्स के लिए। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि एचपीसीएल में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी इस स्टॉक पर खरीदारी की राय देकर गए हैं। पर आइए कुछ और स्टॉक्स पर हम नज़र डाल लेते हैं जहाँ पर एक्शन बन रहा है। दोनों तरफ के ट्रेड अब अच्छी तरह से सामने आते हुए दिख रहे हैं। टाटा पावर, इसमें भी आप देखिए तो अच्छी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। आज वैसे भी पावर स्टॉक्स पर अच्छी तेजी बन रही है और उसके बारे में हम आगे बताएंगे कि क्यों पावर स्टॉक्स पर इतना बढ़िया एक्शन है। पर टाटा पावर ये स्टॉक वैसे भी आगे ही रहा है सचित जी, और आज फिर से थोड़ी तेजी दिखा रहा है। कोई और पॉजिटिव एक्शन दिखता है जहां तक टाटा पावर का सवाल है? दीप, अगर हम पिछले 3 दिनों का एक्शन देखें तो अगर हम बॉडीज को देखें तो यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक रनअप के बाद एक कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक स्लिप हो चुका है। वीकनेस कहीं पर भी नहीं है, बट मुझे लग रहा है इसी रेंज में थोड़े दिन और रह सकता है। 53 ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, एंड ऊपर अराउंड 57-58 के आसपास छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है और थोड़े दिन तक ये कॉन्ट्रैक्शन जारी रह सकता है, जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो इमीडिएटली यहाँ पर कोई खरीदारी या बिकवाली की सलाह नहीं होगी। अगर एग्जिस्टिंग किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली उनको स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 52-50 के आसपास का, एंड होल्ड करनी चाहिए पोजीशन। ओके, नजर रखिए टाटा पावर पर। एक बार ब्रिटानिया और ब्रिटानिया से जुड़ी उनकी जो बाकी ग्रुप कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स पर भी देख लेते हैं। तो ब्रिटानिया, बॉम्बे बर्मा, बॉम्बे डाइंग, जरा इन स्टॉक्स को पुलअप करते हैं। ब्रिटानिया की तरफ से 83 रुपीज पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित हुआ है। आज थोड़ी देर पहले उनकी बोर्ड बैठक थी, वहां से ये घोषणा आई है। तो 83 रुपये पर शेयर का जो अंतरिम डिविडेंड आया है उससे ब्रिटानिया के स्टॉक में तो आप उछाल देख ही रहे हैं। साथ ही जो उनकी होल्डिंग कंपनी है बॉम्बे बर्मा, वहां पर भी स्टॉक में उछाल आते हुए दिख रहा है। और ग्रुप कंपनी बॉम्बे डाइंग, वहां पर भी आप तेजी आते हुए देख रहे हैं। कुणाल जी, एक बार जरा बॉम्बे बर्मा के चार्ट से देखकर बताइए कोई व्यू, या ब्रिटानिया में भी जो तेजी आ रही है। फिर सचित जी से मैं बॉम्बे डाइंग पर पूछना चाहूंगा, उनका बॉम्बे डाइंग पर व्यू है। बट कुणाल जी, ब्रिटानिया, बॉम्बे बर्मा। देखिए दोनों आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। दीपांशु, बीबीटीसी के बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। तो एकमात्र होल्डिंग कंपनी है जो कि बाजार को आउट परफॉर्म कर रही है। तो बिल्कुल जिनके पास है निवेशित रहना चाहिए। ब्रिटानिया, बीबीटीसी दोनों मजबूत लग रहे हैं। बीबीटीसी मुझे लगता है कि जब तक 1410 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। वापस से 1550-1600 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही काउंटर्स मुझे चार्ट पर मजबूत नजर आ रहे हैं दीपांशु। बिल्कुल, बॉम्बे बर्मा, ब्रिटानिया दोनों ही मजबूत नजर आ रहे हैं। सचित जी, बॉम्बे डाइंग, यहाँ पर आपका भी कोई व्यू है सर? इस पर भी स्पाइक आ रहा है इस खबर के दम पर? इनफैक्ट दीपांशु, यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक रिबाउंड हुआ था 60 के लेवल के आसपास, वहाँ पर एक एनगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ था। ये फॉर्मेशन एक अच्छी गिरावट के बाद हुआ था। तो मुझे लग रहा है वहाँ पर ऑलरेडी उसने एक बेस बना दिया है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से ये शॉर्ट टर्म चार्ट भी इवॉल्व हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आगे जाके अराउंड 85-90 तक के भी स्विंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर हम पोर्टफोलियो के लिहाज से भी देखें तो अराउंड 60 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो मोमेंटम मिलेगा स्टॉक में वो लगभग 90 के आसपास एक्सटेंड होना चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। तो स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी हो रहा है। जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो है, मुझे लग रहा है इमीडिएटली पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर डिक्लाइंस भी होते हैं तो भी खरीदना चाहिए 60 के स्टॉप लॉस के साथ। नजर रखिए इन तीनों स्टॉक्स पर, बढ़िया एक्शन देख रहे हैं और चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा लग रहा है। एक और स्पेस जहां पर आप आज सुबह से अच्छी तेजी देख रहे हैं वो पूरे के पूरे जो ऑप्टिक फाइबर स्पेस है, या जो टेलीकॉम कंपनीज या फिर टेलीकॉम सेक्टर कनेक्टिविटी के लिए जो फाइबर सप्लाई करती हैं, इन कंपनीज में अच्छी तेजी बन रही है। कुछ बेहतर ट्रिगर्स आए हैं कंपनीज के लिए ओवर द वीकेंड, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्या है ये ट्रिगर्स, कौन से स्टॉक्स पर हमें फोकस करना चाहिए?
दीपांशु, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रिगर यही बना है कि शनिवार के दिन जब हमारे स्वतंत्रता दिवस था, उस वक्त पीएम मोदी ने लाल किले से ये कहा था कि 6 लाख गांवों को जो है ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाएगा अगले 1000 दिनों में। तो एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट रहा है जहां तक डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है और जिस हिसाब से ये कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी जो पिछले 5 साल बीते हैं उन्होंने करीब 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है ऑप्टिकल फाइबर से। और अब ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये लेकर चल रहे हैं आगे, उससे डेफिनेटली जितने भी ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनियां हैं उनको काफ़ी फायदा होता हुआ दिखेगा। उसमें खासकर अगर आप स्टरलाइट टेक की बात करें तो इनको पिछले 25 साल से जो है ये इस इंडस्ट्री में एक लीडर बनकर निकल कर आए हैं और ओवरऑल जिस हिसाब से उन्होंने अपने कारोबार को भी मोल्ड किया है, काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी जितने भी डिजिटल नेटवर्क्स हैं उसको ये करने में सक्षम रहे हैं। साथ ही जो नेटवर्क इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती हैं जैसे कि ITI, विंध्या टेलीलिंक्स और साथ ही D-Links जैसी कंपनियां, उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि जिस हिसाब से पेनिट्रेशन अभी रूरल इंडिया में है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि स्टरलाइट टेक जैसे शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी 14 से 15% का अपमूव हमें देखने को मिला है। खासकर अगर मैं स्टरलाइट टेक की बात करूं तो इनकी आय का ट्रेंड भी देखें तो वो लगातार पिछले 4-5 वर्षों में बढ़ता हुआ दिखा है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का जो फोकस है ऑप्टिकल फाइबर पर बना हुआ है। और खासकर अगर आप इनिशिएटिंग कवरेज देखें ब्रोकरेज की राय के हिसाब से तो CLSA काफ़ी बुलिश है इन पर और इनफैक्ट उन्होंने जो टारगेट सुझाए हैं वो मौजूदा भाव से भी करीब 30 से 32% अपसाइड पोटेंशियल लग रहे हैं। तो 185 का लक्ष्य उन्होंने सुझाया है। तो ओवरऑल ये स्पेस जो है आगे के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी के संकेत दे रहा है। ओके, तो इस स्पेस में है बेहद मजबूती और खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आपको याद होगा 2 बार चेतन भूटानी ने यहाँ पर स्टोरी भी की और उन्होंने ये भी कहा कि जो केबल और वायर कंपनियाँ हैं वो लगातार तीसरी बार दाम बढ़ाने की तैयारी में। तो दाम बढ़ाने की तैयारी है, ऑप्टिक फाइबर को कारोबार बढ़ने की तैयारी है, और क्या चाहिए। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक को मजबूती दे रहे हैं। आइए स्टरलाइट टेक जो अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, राकेश जी जरा इसके चार्ट्स देखिए बंसल साहब और बताइए और कितनी तेजी बन सकती है या फिर हो गया आज जितना बढ़ना था। देखिए अनिल जी, टेक्निकल रुझान अच्छा है। पहले तो अनिल जी एक चीज हाईलाइट करूंगा, इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने कवर करा था नीचे में 95-97 के अराउंड और बोला था कि काफी लोग जो फंसे हुए हैं उनको एवरेजिंग कर लेनी चाहिए। टेक्निकल रुझान स्टरलाइट टेक का इंटैक्ट है और ऊपर में 158 के लेवल्स मुमकिन है, बट नई खरीदारी की राय इन स्तरों पे नहीं है। अगर करेक्शन पे स्टॉक 140-138 के राउंड मिलता है तो वहां पे खरीदना चाहिए। उन स्तरों पे खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। जिनके पास है वो होल्ड करें 158 के टारगेट के लिए। और इसके साथ अनिल जी गुजारिश है चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। देखिए अनिल जी, खरीदारी की राय है कोल इंडिया पर। टेक्निकल रुझान काफी बढ़िया है, काफी बीटन डाउन स्टॉक है। इतना बीटन डाउन है कि अगर कोई टेनिस की बॉल समझे कोल इंडिया को तो ये मिनिमम ऊपर में 144-145 तक सिर्फ रिबाउंड में जाना चाहिए। अगर ये रिबाउंड भी है तो कोल इंडिया एक स्ट्रॉन्ग प्रबल दावेदार लगता है खरीदारी करने का। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जब NTPC जैसा स्लो मूविंग स्टॉक बढ़ सकता है तो कोल इंडिया भी पीछे नहीं रहेगा। इसमें भी बहुत अरसे बाद हमें कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर 135 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है 135 पर। पहला टारगेट 141 रुपए का 141 का, दूसरा टारगेट 143.25 का, 143 रुपए 25 पैसे का। कोल इंडिया पर हमारी खरीदारी की राय है। कोल इंडिया पर खरीदारी की राय है। नजर रखिए PSU स्टॉक्स में आप बेहतरीन एक्शन आते हुए देख रहे हैं, पर बाजार में भी एक्शन भरपूर है। दोनों तरफ के ट्रेड हैं। सही समय है, जान लेते हैं इस समय अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक ही हैं सर। डाउ फ्यूचर्स हालांकि सुबह जितनी अच्छी तेजी दिखा रहे थे उतनी तेजी में नहीं है, पर अभी भी 90 अंक ऊपर ही हैं, तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं है वहां पर। नैस्डैक फ्यूचर्स आधे % की तेजी है। यूरोप के बाजारों की ठीक ठाक शुरुआत हुई है, पॉजिटिव ही ट्रेड हो रहा है, हालांकि ज्यादा कुछ बढ़त नहीं है। कच्चे तेल भी सुबह से ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है सर। और एशिया के बाजार भी ज्यादातर पॉजिटिव रहे, बल्कि चाइना तो आज 2.5% ऊपर भी था।
पर जिस तरह से वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में, स्पेशली जो बैंक निफ्टी में इस समय हम देख रहे हैं लगभग 250 अंकों की गिरावट, उसको देखकर क्या करना चाहिए सर? दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत क्लियर ट्रेड आपको इंडेक्स में दिखेगा नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं दिख रहा। दिल कहता है कि थोड़ा नीचे आना चाहिए और दिमाग कहता है कि नहीं, डेटा अभी तक कमज़ोर हुए नहीं है। तो दोनों ही तरफ के वो कश्मकश वाले मामले हैं। क्यों है वो बता दूं। तो डेटा की सुनते हैं, दिल तो ठीक है अपनी मर्जी से जो भी कह सकता है कभी भी कुछ भी, और लेकिन डेटा जो है वो आपके सामने फैक्ट है। एक इमोशन है और दूसरा फैक्ट है। तो इमोशन को रखते हैं साइड में, पहले फैक्ट्स पे बात करते हैं। फैक्ट्स क्या है? 11,200 के पुट ऑप्शन पर 29 लाख शेयर हैं, जिसमें से 17 लाख शेयर आज ही जुड़े, यानी कि ये वो 17 लाख शेयर हैं जो मानकर चल रहे हैं कि निफ्टी 11,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 11,200 के कॉल ऑप्शन पे 27 लाख शेयर हैं, उसमें से 12 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि निफ्टी 11,200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, दोनों तरफ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स 11,200 पर लगभग बराबर खड़े हैं और आज एडिशन भी थोड़ा सा पुट राइटर्स का ज़्यादा है, तो हल्का सा तेजी की तरफ का रुझान आज के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है 11,200 पर। तो आपके लिए 11,200 मेक और ब्रेक है। 11,200 के ऊपर आप बंद होते हैं तो यहाँ पर लेकर आपको तेजी की पोजीशन लेकर जाना चाहिए। 11,200 के नीचे बंद है तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है नीचे के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब जब दोनों जगह पोजीशन बनी हुई तो आप कहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे? 70% 75% चांस 11,200 के ऊपर बंद होने के नज़र आते हैं। क्यों? दो रीज़न उसके बताऊंगा, एक डेटा में और एक न्यूज़ में। डेटा में रीज़न ये कि एक तो 11,200 के पुट पर आज जो एडिशन है वो कॉल के मुकाबले में ज़्यादा है और टोटल मिलाकर पुट में 29 लाख शेयर हैं जबकि कॉल में 27 लाख शेयर। तो हल्का सा अपर एंड डेटा में तो मैं 10% एडिशनल वो जोड़ रहा हूँ। 50-50 वाला मामला है, उसमें से 10% मैंने आज की पोजीशन को वेटेज दे दिया। एडिशनल 10 से 15% में दे रहा हूँ डाउ फ्यूचर्स को, जो 90 अंक ऊपर है और आज सुबह से हरे निशान में है। तो ये दोनों मिलाकर ऐसा कह रहे हैं कि 70-75% चांस ये कि आप 11,200 को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर जाएंगे और उसके ऊपर बंद होने की कोशिश करेंगे। ये इस डेटा के साथ साफ दिख रहा है। तो मेरे लिए 11,200 क्लोजिंग बेसिस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11,225 के ऊपर की क्लोजिंग मिली तो और भी बढ़िया। तो उस लिहाज से हल्की सी अपसाइड वाली गुंजाइश दिखती है निफ्टी में, ये मानकर आप चलिएगा। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस नहीं कि अभी ले लेंगे तो आपको 1 घंटे में 50-75 पॉइंट मिल जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 1, क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस? उसकी वजह निफ्टी नहीं है, उसकी वजह बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी से जो ताकत चाहिए वो ताकत दिख नहीं रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी एक बेहद इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है दीप, और वो है 21,500 का। 21,500 के पुट पर 7 लाख शेयर हैं और उसमें से 3 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। मुझे नहीं लगता डेटा देखकर कि आप 21,500 के नीचे आज बंद होंगे। तो डेटा उतने खराब नहीं हुए जितना मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है। 21,500 आज बंद नहीं होंगे। उस लिहाज से 21,500 के आसपास अभी बात करते करते 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गया, नहीं तो यहाँ पर 21,375 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी लॉन्ग बनता है। देखिए वैसे सब लोग शॉर्ट की बात कर रहे हैं, मैं 21,500 पे 21,375 या जिनको छोटा रखना है तो 21,450 का रखें, लेकिन सही स्टॉप लॉस 21,375 का है। एक लॉन्ग बनता है 150-200 पॉइंट के लिए। तो ओवरऑल 21,500 के ऊपर जब तक आप बंद हो रहे हैं ठीक है, बुरे नहीं है। और मुझे लगता है डेटा ये बता रहा है 21,500 के पुट पर 7 लाख शेयर हैं, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो फिलहाल मैं 21,500 11,200 इन दो के ऊपर क्लोजिंग देख रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कमजोरी आज दिन के लिए बची है। अब अगर कमजोरी होगी तो तब होगी जब कल अगर आप अमेरिका को खराब होता हुआ देख लें गलती से आज रात को कि 90 पॉइंट की तेजी डाउ फ्यूचर्स में मान के चल रहे हैं, उसके मुकाबले में नहीं हुआ, कम हो गया या नेगेटिव हो गया, तो फिर कल फ्रेश कमजोरी होगी। मुझे नहीं लगता बचे हुए समय में आपको बहुत कमजोरी दिखेगी। 11,200 होल्ड होना चाहिए, 21,500 होल्ड होना चाहिए, कम से कम डेटा तो ये बता रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल 11,200 21,500 दोनों ही लेवल्स बाजार को होल्ड करने चाहिए, डेटा यही बता रहे हैं। नज़र रखते हैं उन लेवल्स पर और जैसे अनिल जी बता भी रहे थे 21,500 से तकरीबन 70-90 अंकों की आपने रिकवरी भी इस समय बैंक निफ्टी पर आते हुए देखी है। तो नज़र रखते हैं दोनों अहम लेवल्स पर और शायद बैंक निफ्टी पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी बनता है इस समय। पर चलिए अब एक बिल्कुल बचाते हैं सचिन जी के लिए, उनके पास एक BTS टिकरी कॉल तैयार है। बताइए सचिन जी। दीप, यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है MGL स्टॉक पे।
जिस तरीके से वापस इसने अपने कल के स्विंग को तोड़ दिया है और वापस पोजीशन जिस तरह से बन रही है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जिस तरीके से सेटअप है मुझे लग रहा है यहाँ पर 968 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको होल्ड करनी है। फर्स्ट रिव्यू जोन होगा अराउंड 945 के आसपास का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है 932 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए पोजिशनली। तो काफ़ी बड़ी वीकनेस ऑलरेडी स्टॉक में देखी जा चुकी है, बट जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है मुझे लग रहा है ये सीक्वेंस बरकरार रहनी चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको स्टॉप लॉस लगाना है 968 के आसपास, 962 के आसपास आपको ये शॉर्ट्स क्रिएट करना है। और टारगेट क्या था सचिन जी? फर्स्ट टारगेट होगा 945 का और सेकंड टारगेट होगा 932 का। ओके 945 932 ये दो टारगेट्स हैं। 968 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट करिए महानगर गैस। ये है आपके ले रहा है सचिन जी की तरफ से। एक्शन आप देख रहे हैं थोड़ी कमजोरी का स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है, पर कई और स्टॉक्स हैं जहां पर और हमें फोकस करना चाहिए। जिस तरह से बाजार में एक्शन दोनों तरफ का दिख रहा है, एक चीज जो सामने आई है और अनिल जी और मैं रोज सुबह इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं कि डोमेस्टिक फंड्स क्या कर रहे हैं, किन स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं, किन स्टॉक्स में बिकवाली कर रहे हैं, और ये डेटा तैयार करा है पूजा त्रिपाठी ने। पूजा बताइए पिछले महीने किस तरह का एक्शन देखने को मिला? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने म्यूचुअल फंड्स कौन से स्टॉक्स खरीद रहे थे और कौन से स्टॉक्स बेच रहे थे? ओके पूजा के साथ कनेक्शन में थोड़ा इशू हुआ है, दोबारा उनके साथ कनेक्ट करते हैं। पर एक और ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जहां पर आपको फोकस करना चाहिए और जिसके बारे में संदीप ग्रोवर भी अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट कर रहे थे, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स। कुछ खबरें आई हैं यहां पर, उसके बाद कंपनी की तरफ से थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी आते हुए दिखा है। स्टॉक्स में भी एक्शन है। आज कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। कुशल बताइए क्या एक्शन चल रहा है इन स्टॉक्स में? बिल्कुल दीपांशु, देखिए यहाँ पर जो एक्शन चल रहा है वो पर्टिकुलरली ब्रिटिश गवर्नमेंट के से जो इनको सपोर्ट मिलना था राहत पैकेज के हिसाब से, चाहे वो यूके जेएलआर यूके की बात करें या फिर टाटा स्टील यूके में जो इनके प्लांट्स हैं, कोरस का जो इन्होंने अधिग्रहण किया था, उसका जो इम्पैक्ट है आप देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत चल रही थी वो फेल होती हुई दिख रही है। और उसका नेट इम्पैक्ट ये बन रहा है कि जो सपोर्ट इन लोगों को मिलना था, जो राहत मिलनी थी ब्रिटिश सरकार से, वो अब मिलती हुई नहीं दिखेगी। तो इनकी जो प्राइवेट फाइनेंसिंग स्पेसिफिकली जो डिपेंडेंस है वो बढ़ती हुई दिखेगी और वो एक्चुअली जो है कंपनी के लिए फर्दर ट्रबल बन सकती है। यहाँ पर अगर मैं आपको एम्फेसिस की बात करूँ तो जेएलआर यूके की जो ओवरऑल इनकी जो बिक्री में वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन है वो करीब 20% का है और कुल जेएलआर की बात करें तो 75% कंट्रीब्यूट करता है ये ओवरऑल टाटा मोटर्स की आय में। साथ ही अगर आप टाटा स्टील यूरोप की बात करें तो इन टाटा स्टील एज ए पेरेंट कंपनी उनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में 40% रेवेन्यू जो है टाटा स्टील यूरोप कंट्रीब्यूट करता है। तो जो राहत नहीं मिल रही है तो उसका जो स्ट्रेट इम्पैक्ट है वो इन दोनों कंपनियों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर कुछ खबरें ये भी आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स ये हाईलाइट कर रही थी कि हो सकता है कि जेएलआर जो है एक पार्टनर ढूंढे और अपनी स्टेक उसमें बेचे और साथ ही जेएलआर इनफैक्ट साथ ही जो टाटा स्टील यूरोप की बात है वहाँ पर भी हिस्सा बिक्री की बातें चल रही थी, जिसका जो खंडन है टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी कर दिया है कि जेएलआर को लेकर वो कोई भी हिस्सा बेचना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट ये राहत क्यों नहीं दी गई थी इसमें स्पेसिफिकली अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो पहले तो वो ये मान रहे हैं कि ग्रुप के पास जो है एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्ट्रक्चर है उनके पास, तो उनको एक हिसाब से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो ये मानकर चल रहे हैं। और दूसरा जो कंडीशंस उन्होंने लगाई थी वो ग्रुप को मंजूर नहीं थी। अगर अब मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ तो जेएलआर को उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ईवी प्रोड्यूस करें, डीजल कारों की कम प्रोडक्शन करें। तो हो सकता है कि उनकी प्रोडक्शन लाइन के हिसाब से ये चीज़ फिजिबल ना हो और यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार के साथ जो राहत मिलनी थी वो नहीं मिल रही है। ओके, तो ये है टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर, जो राहत की उम्मीद थी वो नहीं मिली। हालांकि ब्रिटिश सरकार ये कह रही कि टाटा ग्रुप मजबूत है, लिक्विडिटी काफ़ी है, अच्छा मान रही, लेकिन वैसे रिलीफ मिलती तो ज़्यादा बेहतर था। टाटा मोटर्स पर क्या राय रखते हैं आशु सर आप इस वक्त? और मैं ये जानना चाहता हूँ क्या खरीदने या बेचने का कोई मौका दिखता है 123 रुपए के आसपास? अनिल जी, बेचना नहीं है, मतलब टाटा मोटर इस एक्सपायरी का आउट परफॉर्मर स्टॉक है, डेफिनेटली ओवरबॉट नहीं है।
क्लोजिंग टू द एक्सपायरी हम आ गए हैं। तो अनिल जी इस एक्सपायरी में जब क्लोजिंग आ जाती है, जब हम 20 दिन निकल जाते हैं और आखिरी वीक रहते हैं, तो जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो नीचे से ऊपर आए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, वो उनका एक क्लियर कट इंडिकेशन आ जाता है। तो टाटा मोटर अनिल जी इंस्पाइट ऑफ 2 दिन से घटा है, लेकिन ये सेल लिस्ट के अंदर नहीं है, बिल्कुल इसको अवॉइड करना चाहिए। यू नेवर नो, ऑन द कॉन्ट्ररी अगले 2-4 दिन में कोई शॉर्ट कवरिंग इसमें ना आ जाए और ये वापस एक 5-7 रुपए 130 रुपए की तरफ चल जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें तो बल्कि एक 1:1 का कोई बुल स्प्रेड बनाया जा सकता है, जो आज हमने सुबह क्लाइंट्स को दिया भी है, एक कंडीशनल बुल स्प्रेड। तो ये डेफिनेटली वीक स्टॉक नहीं है इन स्पाइट ऑफ दिस न्यूज अनिल जी, टाटा मोटर। ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर राय। आइए अब वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका से मिलने का, लेकिन उससे पहले छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई ये देने के लिए तैयार है सचिन जी। आइए सचिन जी के लिए पहले बिगुल, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का, फिर मिलेंगे नितिन जी से। बताएं सचिन जी, कौन सा ऑप्शन चुना है आपने ट्रेड करने के लिए? अनिल जी, यहाँ पर फोकस है लॉन्ग पोजीशन बनाने में आईटी स्टॉक्स में से HCL टेक, जिसका स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल पोजीशनिंग है, मुझे लग रहा है 755 760 ये इस पर्टिकुलर लेवल्स तक इस एक्सपायरी में स्विंग्स बनने चाहिए। तो उसी लिहाज से 720 का जो कॉल ऑप्शन है, जो फिलहाल अराउंड 16.5-17 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो आपको खरीद के रखना चाहिए। 13.5 का लगाना है और स्टॉप लॉस, और मुझे लग रहा है ये पोजीशन आपको 2 से 3 दिनों के लिए होल्ड करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन है अराउंड 26 इस लेवल्स को अचीव होने की। तो 26 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए HCL टेक के 720 के कॉल ऑप्शन वाला। ओके, 720 वाला कॉल ऑप्शन ना सचिन जी? जी अनिल जी, 720 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 16.5-17 के रेंज में। 13.5 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस और 26 का होगा टारगेट। ओके परफेक्ट। तो ये है आपके लिए कॉल ऑप्शन जहां पर खरीदारी करने की राय है सचिन जी की तरफ से। थोड़ी देर में नितिन जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे लेंगे हम उनकी बेहतरीन पिक। लेकिन एक और स्टॉक जो आज सुबह बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पॉट किया, NTPC सुमित जी ने। सुमित जी जरा NTPC पर अपडेट दें, क्या आपके टारगेट्स हासिल हो चुके हैं? हाँ हो चुके हैं मेरे ख्याल से। 95 से 98 का आपने जो टारगेट दिया था, सुपरहिट कॉल, क्या करना चाहिए अब? बिल्कुल अनिल जी, सुबह का पहला कॉल था, बहुत बढ़िया मूव दिया है और टारगेट बिल्कुल हासिल हुआ है और अभी तो इसके अंदर और भी ऊपर का मूव एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। हो सकता है 98 से 100 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिले। तो जो इंट्राडे या जो ट्रेडिंग करते हैं वो बुक कर सकते हैं, और जो कैरी ओवर करना चाहते हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आए ऊपर में 92 या 93 के आसपास, और पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं 98 से 100 रुपए के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त राय NTPC पर आती हुई। आइए अब नितिन जी तैयार हैं निशाना लगाने के लिए निफ्टी पर, तो स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। नितिन जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताएं सर, क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे आज? अनिल जी, आज बैंक निफ्टी में हम बेयर पुट स्प्रेड करेंगे, क्योंकि जो डेटा है वो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में ज़्यादा वीक डेटा है। और इनफैक्ट जैसे आप निफ्टी अभी 50 पॉइंट ऊपर है फ्यूचर्स, वेयरएज बैंक निफ्टी अभी 60-65 पॉइंट नीचे है। तो एक बार बैंक निफ्टी में हम ओवरऑल, और इसमें जो स्प्रेड होगी वो 21,600 की पुट ऑप्शन लेनी है एक, जिसका प्राइस अभी 278 रुपीज़ है, और 300 पॉइंट नीचे की यानी 21,300 की पुट ऑप्शन बेचनी है, जिसका प्राइस 158 है। तो कुल मिला के इसमें जो प्रीमियम आउटफ्लो है वो 122 रुपये के आसपास का प्रीमियम आउटफ्लो है। तो जो मैं प्रीमियम दे रहा हूँ 122-25 रुपये का, इसका स्टॉप लॉस में 80 रुपये का रखूंगा, यानी कि मुझे जब भी 45 रुपीज़ इंटू लॉट साइज का लॉस हो तो निकल जाऊंगा, या फिर 220 का टारगेट रहेगा। यानी जो डिफरेंस अभी 120 का है वो डिफरेंस मुझे लगता है कि 220 हो जाना चाहिए। ये इस वीकली एक्सपायरी की है, और वीकली एक्सपायरी में लग रहा है कि थोड़ी सेलिंग आएगी। तो बैंक निफ्टी की बियर पुट स्प्रेड हम इस लेवल पे करने की सलाह देंगे। तो एक बार फिर से दोहरा दें, 21,500 का पुट लेना है, 21,200 का बेचना है, राइट? अनिल जी 21,600 एट द मनी, 21,600 की हम पुट ऑप्शन लेंगे एट द मनी। ओके, 21,600 की लेके और 21,300 की बेचेंगे, जो 300 पॉइंट दूर है। तो 300 पॉइंट की स्प्रेड आपको 120-125 इस कॉस्ट में बन रही है, तो 300 पॉइंट एट द मनी स्प्रेड बनानी है। और स्टॉप लॉस इसका रखना है कितना?
80 रुपए तो 80 रुपए का Right. रखेंगे क्योंकि हम और 120-25 220 का प्रीमियम दे रहे हैं, 80 का स्टॉप लॉस और 220 का टारगेट। ओके, ये तो नितिन जी बैंक निफ्टी पर हुआ। निफ्टी पर भी कोई स्ट्रेटेजी है? निफ्टी में कोई अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही? नहीं, निफ्टी में अनिल जी क्लैरिटी उतनी नहीं आ रही जितनी बैंक निफ्टी में आ रही है, तो बैंक निफ्टी पे बेट करते हैं। अगर निफ्टी आज 11,200 का लेवल टूटता है, जो एक सपोर्ट लेवल है, 11,200 का लेवल टूटता है, तो फिर उस केस में हमें बियर पुट स्प्रेड या फिर 11,200 की पुट लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि 11,200 210 की रेंज में सपोर्ट आ रही है। बट एक चीज और है कि 11,250 पे सेलिंग भी आ रही है, तो ये रेंज बाउंड सी मूवमेंट दिखा रही है। बट अगर क्लोजिंग में नेक्स्ट आधे घंटे में 11,200 का लेवल टूटता है फ्यूचर्स में, तो उस केस में आप फिर मंदी की कॉल ले सकते हैं। 11,200 के पुट ऑप्शंस में फिर ट्रेड किया जा सकता है। तो ये एक चीज बताइए नितिन जी, क्या ऐसा कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी खरीदे निफ्टी बेचे? ऐसा कोई हेजिंग इस तरह का बना सकते हैं या वो बनाना ठीक नहीं है? नहीं जी, अगर रिस्क लेना ही है तो फिर तो बैंक निफ्टी की पुट लेनी चाहिए, सॉरी निफ्टी की पुट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कॉम्बिनेशन में बनाता हूं तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो पेयर में बैंक निफ्टी बेच के निफ्टी लेने में बहुत ज्यादा अभी समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर हमें फिर भी निफ्टी में प्ले करनी है तो निफ्टी की बियर पुट स्प्रेड आप कर सकते हैं। 11,200 की पुट ऑप्शन लेके 11,100 की पुट ऑप्शन बेच सकते हैं, जिसके 32-33 रुपए की कॉस्ट अभी इसकी बन रही है। और इसमें स्टॉप लॉस केवल 12-13 रुपए का बनता है, यानी कि जो 33 रुपीज में मैं अभी कॉस्ट में बनाऊंगा, इसका 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यानी अगर आज का हाई मार्केट ब्रेक करता है तो फिर स्टॉप लॉस पे निकलना होगा। तो अगर इस लेवल पे ट्रेड लेना है तो फिर 11,200 की पुट लेकर के 11,100 की पुट हम बेच सकते हैं। इसको बियर पुट स्प्रेड 32 रुपए में बन रही है, ये बना सकते हैं। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई बैंक निफ्टी पर। और अगर आप चाहें तो निफ्टी भी उस हिसाब से आप अपना पुट ऑप्शन ही खरीदें, ये राय इस वक्त नितिन जी की तरफ से है। आइए आगे बढ़ें और एक स्पेशल पिक कैश मार्केट की देना चाहते हैं कुणाल जी और राकेश जी। तो कुणाल जी और राकेश जी के लिए स्पेशल पिक का बिगुल। बताएं सर। देखिए अनिल जी, स्पेशल पिक है ये ई क्लर्क सर्विसेज लिमिटेड पर 720-22 के अराउंड स्टॉक चल रहा है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। काफी सालों की मंदी के बाद स्टॉक तेजी के अंदर आया है और जिस तरीके का ब्रेकआउट है, काफी बड़े लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 900 रुपए पार करने का पोटेंशियल रखता है स्टॉक, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते अनिल जी, बस एक शेयर होल्डिंग चेक करिए। 53% प्रमोटर के पास है, 17% म्यूचुअल फंड और 15% एफपीआई, तो फ्लोटिंग स्टॉक लगभग 15% के करीब है। बट री रेटिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हर तरह से टेक्निकल लिहाज से बहुत ही बेहतरीन काउंटर है। बहुत बड़ा वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है और एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 660 रुपए पर 660 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट हमारा 800 रुपए का, दूसरा टारगेट 850 रुपए का, तो 850 के टारगेट के लिए ई क्लर्क्स में हमारी खरीदारी कराएं। तो ये है आपके लिए ई क्लर्क्स में खरीदारी करने की राय। आइए आगे बढ़ते हैं और भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 2:50 हुए हैं। वक्त है भसीन साहब की स्पेशल पिक्स बीटीएसटी वाली लेने का। बिल्कुल के साथ करते हैं स्वागत। बताएं सर। तो अनिल जी, मार्केट जैसे मैंने कहा चौपी है। आपको एक तरफ लेना है, एक तरफ बेचना है, क्योंकि ट्रेंड कोई दिख नहीं रहा खास। बट अंडरटोन आपको रोटेशन दिखा रही है। आज के प्रॉक्सी प्लेज ऑटो और कंजम्पशन स्टॉक्स हैं और वीकनेस में फार्मा और आपके स्ट्रेंथ में पीएसयूज बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और साथ में तो एक बाय है सर, जो इस समय मेरी वैल्यू पिक है। अब ये शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है बट इसमें कोई खराबी नहीं है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वैल्यू पिक। आप कहें तो मैं दूं सर? यस प्लीज सर, बताएं सर।
सर ये बंधन बैंक है, बंधन बैंक 284 है, लीजिए। इसमें 279 का स्टॉप लॉस है और 315 का टारगेट। इसका सिंपल रीजन है सर, बंधन बैंक का जो 20% स्टेक सेल है वो रिटर्न ऑन इक्विटी को कुछ नहीं कर रहा है। इट इज अ स्टेक सेल बाय द मैनेजमेंट टू रिड्यूस हिज स्टेक, और वो सारे जो बायर से सब मार्की नेम से। और मुझे अचंभा है, द लोएस्ट एनपीएस जो थे वो बंधन बैंक के थे। आई सी नो प्रॉब्लम इन दिस बैंक एंड आई थिंक इट्स अ वैल्यू पिक हियर। 280 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, टेक्निकली भी वो होल्ड करता है। बस सर ये आज के लिए एक ही पिक है। तो ये टारगेट सर 315 या 350? 315 फॉर द शॉर्ट टर्म। ओके, 315 का टारगेट। ओके, तो बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर आपका। 284-285 के आसपास खरीदिए, 275 का स्टॉप लॉस, और यहाँ पर तेजी करके चले आप बंधन बैंक में। ये राय बसिन साहब। 279 का स्टॉप लॉस है। ओके, मुझे 275 सुनने में आया। 279 का स्टॉप लॉस वसीम साहब के लिए। बस 3 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में आपके पास कार्यक्रम में शामिल होंगे सेठी साहब भी। उनसे लेंगे आपके लिए एक बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक भी, और वो भी आपके लिए आती हुई दिखेगी, तो उस पर भी आपको फोकस करना है थोड़ी देर में। आइए अब कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है और उन्हीं पर फोकस कर लिया जाए। मजबूती की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक और स्टॉक है जो सुबह से काफ़ी मजबूत है, वो है मदरसन सुमी। दिन के हाई पॉइंट के आसपास 6% मजबूत है। बंसल जी, सुबह आपने चार्ट कॉर्नर पे खरीदारी करने की राय दी थी। स्टॉप लॉस और टारगेट अगर कुछ रिवाइज हो रहे हैं तो बताएं। देखिए अनिल जी, इसमें स्टॉप लॉस को रिवाइज करना चाहिए। अब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 123 के अराउंड अनिल जी लेके आना चाहिए। और वैसे तो अनिल जी बेहतर होगा कि यहाँ पे मुनाफा बांध लेना चाहिए। सुबह एक स्टॉक पे बात हमने और करी थी जब दीपांशु ने पूछा था, वो था थायरो केयर। और थायरो केयर में मैंने बोला था अगर स्टॉक टुवर्ड्स क्लोजिंग डेज हाइस पर क्लोज हो रहा हो तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। मच अवेटेड ब्रेकआउट है। अभी तक की मार्केट की रैली में थायरो केयर ने डॉक्टर लाल पैथलैब को अंडर परफॉर्म करा था, और काफी समय बाद बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट थायरो केयर में देखने को मिल रहा है। तो मदरसन सुमी पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और किसी को नया निवेश करना हो तो थायरो केयर को मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, थायरो केयर को मिस नहीं करना चाहिए। और मेरे को याद है पिछले हफ्ते सचिन जी ने भी इस स्टॉक पर एक खरीदारी की राय दी थी। सचिन जी, आपके टारगेट्स आ गए हैं? कुछ स्टॉप लॉस रिवीजन आपकी तरफ से जो आपकी रिकमेंडेशन थी इस स्टॉक पर? देखिए दीपांशु, यहाँ पर ये स्टॉक हमने SPL मिड कैप स्पेशल शो में कवर किया था। लगभग 600 के आसपास खरीदारी करने की सलाह थी। एंड जिस तरीके से वहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहा था, टारगेट्स क्लियरली हमने ये दिए थे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से 920 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, जिस तरीके से पैटर्न है। तो काफ़ी अच्छी रैली ऑलरेडी हुई है, अराउंड 35% तक के गेन्स हुए। तो मैंने आज थोड़ा सा अपडेट दिया है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एंड एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से बैलेंस पोजीशन होल्ड करनी है। मुझे लग रहा है 920 का भी जो लक्ष्य है वो हासिल हो जाएगा। तो जिस तरीके से अभी मूवमेंट है, मुझे लग रहा है अराउंड 785 का एक अपवर्ड स्विंग मिला है, जहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए। बट 920 जो लगभग 100 रुपये के आसपास के स्विंग्स है, मुझे लग रहा है वो भी अचीव होने चाहिए जिस तरीके से ये ब्रेकआउट आज शेप अप हुआ है। तो होल्ड करना है बैलेंस पोजीशंस को 785 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये है आपके लिए थायरो केयर पर राय। होल्ड करिए और तेजी बन सकती है स्टॉक में। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर किस तरह का पार्टिसिपेशन रहा है मार्केट्स में? कौन से स्टॉक्स पर उनको इंटरेस्ट है और कौन से स्टॉक्स पर वो बिकवाली कर रहे हैं? जानते हैं पूजा त्रिपाठी के साथ। पूजा, बताइए कौन से नाम निकल कर आ रहे हैं सामने? जी, यहाँ म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में पहले तो हम आपको बता दें कि करीब 2480 करोड़ का आउटफ्लो दिखा है जुलाई 2020 में, और 4 साल में पहली बार हुआ है कि निफ्टी में इतना ज्यादा आउटफ्लो यहाँ पर देखने को मिला है। और इसकी वजह ये भी थी कि जो मार्च में गिरावट आई है उसके बाद जो रिकवरी देखी गई है, उसके बाद हमने देखा कि निवेशकों ने काफी कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर की मुनाफा वसूली की है। जैसे मिसाल के तौर पर रिलायंस, यहाँ पर काफी बड़े फंड हाउस ने, लगभग सभी फंड हाउस ने हिस्सेदारी घटाई है रिलायंस पे रिकॉर्ड हाई बनने के बाद। इसके अलावा मिड कैप में येस बैंक पसंद रहा है,
और बिकवाली की है वोडा आइडिया में। वहीं वेदांता भी क्योंकि जल्द ही डिलिस्ट होने वाला है उसकी वजह से यहाँ पर भी बिकवाली देखी गई है। अगर खरीदारी की बात करें तो टॉप 6 स्टॉक्स में जो स्टॉक्स शामिल है उसमें मिड कैप स्पेस से देखिए येस बैंक, जहां पर की करीब अगर जून महीने से कंपेयर करें, मंथ ऑफ मंथ कंपेयर करें तो 17 करोड़ की खरीदारी हुई है यहाँ पर एएमसीज की तरफ से। अशोक लेलैंड में करीब 4 करोड़ की खरीदारी हुई है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एनएचपीसी, नैल्को, टाटा पावर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर की बड़ी खरीदारी देखने को मिली है जितने भी एएमसीज थे उनकी तरफ से। बिकवाली जो हुई है मंथ ऑफ मंथ, वहां भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर मिड कैप स्पेस से वोडा आइडिया, जिसमें कि करीब 41 करोड़ की बिकवाली देखी गई है। अगर जून महीने से ही कंपेयर करें तो वेदांता में करीब 5 करोड़ की बिकवाली हुई है। महिंद्रा फाइनेंशियल्स में करीब 4.5 करोड़ की बिकवाली हुई है। इसके अलावा आईओसी और पीएनबी में भी करीब 2.5 करोड़ की बिकवाली देखी गई है। और उसके बाद रिलायंस, जहां पर की करीब 2 करोड़ की बिकवाली तमाम एएमसीज की तरफ से देखी गई। ओके, ये है कुछ स्टॉक्स जहां पर आपने रोटेशन देखा है, कौन से स्टॉक्स पर बिकवाली का प्रेशर रहा है और साथ ही कौन से स्टॉक्स पर फंड्स को खरीदारी का फोकस आया है। वोडाफोन आइडिया ऑफ कोर्स उस लिस्ट में प्रोमिनेंटली फीचर करता है और बस कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर पर सुनवाई भी शुरू होने वाली है, तो वहां पर भी हमारी नज़र है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम एनटीपीसी के बारे में बात कर रहे थे और स्टॉक में बेहतरीन एक्शन देखने को मिला है। फ्राइडे को मार्केट आवर्स में नतीजे आए थे। क्या है कुछ ट्रिगर्स जिसकी वजह से एनटीपीसी में इतना बड़ा उछाल आया है? संदीप ग्रोवर के पास इसका जवाब तैयार है। संदीप, बताइए किस तरह से एक्शन है एनटीपीसी में और क्यों मार्केट इस स्टॉक के लिए एक्साइटेड है? देखिए दीप, अमूमन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह का एक्शन एनटीपीसी जैसे ठंडे स्टॉक में देखने को मिले और वजह हैं 4-5 बड़ी वजह हैं जिस वजह से आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा एक्शन आज एनटीपीसी के स्टॉक में देखने को मिला। दरअसल जो नतीजों की बात आप करें तो उसके बाद जो मैनेजमेंट की ओर से कॉन कॉल हुआ था उसमें उन्होंने ये इशारा किया है कि शायद एक बायबैक कंपनी का आता हुआ दिख सकता है। टाइमलाइन को लेकर हालांकि कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दिए गए, लेकिन आपको बता दें इस कंपनी के पास करीब 2200 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है। तो उस लिहाज से बायबैक एक पहला ट्रिगर है जो कि स्टॉक को कहीं ना कहीं आज के लिए डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। दूसरी ओर जिन नंबर्स की बात आप कर रहे थे, नंबर्स अनुमान से बेहतर थे। ये वो क्वार्टर था जहां पे पावर की डिमांड काफी अच्छी थी, तो उस लिहाज से देखा जाए इन्होंने कुछ डिस्काउंट जरूर दिए थे डिस्काउंट्स को, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर जिस तरह से हम कह रहे थे उससे काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। एक मुझ घाटा और टैक्स के बिना देखें तो मुनाफे में जिस तरह का उछाल था वो नंबर्स काफी ज्यादा सरप्राइजिंग कहे जाने चाहिए। तीसरी बात अगर आप देखें आउटलुक को लेकर, अगर आप देखें अब जो जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, कंपनी ने ये इंडिकेट किया है कि जो ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि जो नए थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर कंपनी फोकस नहीं करेगी। इनफैक्ट इसके बनस्पत जो रिन्यूएबल स्पेस है वहां पे कंपनी अपना जो फोकस है वो बढ़ाने की बातचीत करे, जिसको लेकर एनालिस्ट काफी बुलिश हैं। खासकर अगर आप लंबी अवधि की बात करें तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक डेवलपमेंट है जो कि शायद एनालिस्ट को पसंद आता हुआ दिख रहा है और उसके साथ साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में भी फौरे करते हुए दिख रहे हैं, तो वो एक और डेवलपमेंट है जिसको लेकर मार्केट काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा है। वैल्यूएशन तो सस्ते हैं ही हैं, जिसमें आप देखें 5 से 6% की अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की है ही है। और स्टॉक अगर आप देखिए बुक वैल्यू के हिसाब से भी वन टाइम बुक के भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो वैल्यूएशंस भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं डेवलपमेंट्स के साथ साथ। और आउटलुक जैसे मैंने कहा, बिजली की मांग तो अच्छी थी उसके साथ साथ कुछ प्रमुख जो इंडस्ट्रियल राज्य हैं वहां पे लॉकडाउन खुलने से जो मांग है उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला है। कच्चे माल की लागत जिस तरह से कोयला सस्ता हुआ है वो भी इनके लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखा है और ट्रांसमिशन घाटा जो है उसमें लगातार कमी देखने को मिली। तो कई सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिसमें ये फ्लाई ऐश कारोबार की जो सप्लाई है उसको लेकर भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस वजह से आप देखें आज एनटीपीसी जैसे ठंडे स्टॉक में भी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जबरदस्त तेजी आपको एनटीपीसी दिखा रहा है। आज सुबह सुमित जी का भी इस पर कॉल था, भसीन साहब ने भी इस स्टॉक के बारे में बात करी थी और दोनों ही कॉल्स पर आपने टारगेट अचीव होते हुए देखा है। 8% का उछाल आपने एनटीपीसी में देखा है। एनटीपीसी तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, साथ ही और जो पावर स्टॉक्स है वहां पर भी अच्छी तेजी आ रही है। टाटा पावर एक्शन में है, पावर फाइनेंसर्स, पीएफसी, आरईसी वहां पर भी बढ़िया एक्शन है और टोरेंट पावर एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज सुबह शुभम जी इस पर बाय कॉल रेकमेंड करके गए थे, वहां पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। सचिन जी, टोरेंट पावर का चार्ट देखिए, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस स्टॉक का पिछले हफ्ते भी और पावर स्टॉक्स में वैसे भी आगे रहा है और तेजी देख रहे हैं जिस तरह से पूरे स्पेस में आज एक्शन है। दीपांशु, मुझे लग रहा है थोड़ी सी और एक्सटेंड होनी चाहिए अराउंड 358 360 के जोन में ये स्विंग बनना चाहिए, जिस तरीके से इसके इंट्राडे चार्ट्स भी है और जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ था पिछले हफ्ते में लगभग अराउंड 335 जोन के आसपास, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी और एक्सटेंशन आ सकती है। यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 347 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती, आई थिंक तब तक ये मोमेंटम जारी रह सकता है।
बट डेफिनेटली 358 360 जोन एक रिव्यू जोन होगा स्टॉक के लिए, तो वहां तक तो मुझे लग रहा है। बिल्कुल नज़र रखिए जहाँ तक सवाल है टोरेंट पावर का, पूरे पावर स्पेस में आज बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है और सुबह से ही ये सारे स्टॉक्स एक्शन में आपको दिखे हैं। और स्टॉक्स जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, सुमित जी, टेक महिंद्रा, जरा इसकी चार्ट पर नजर डालिए। आईटी स्टॉक्स में आज थोड़ा रोटेशन आ रहा है और पिछले 2-3 हफ्तों से टेक महिंद्रा में भी इंटरेस्ट रहा है। ट्रेड के लिए क्या एज अ बीटीएसटी कॉल टेक महिंद्रा पर कोई एक्शन दिखेगा? आईटी स्पेस में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है तेजी की तरफ का, जिसमें से टेक महिंद्रा एक काउंटर है जो तेजी दिखा रहा है और कल के हाई अभी जस्ट ब्रेक कर रहा है। इस टेक महिंद्रा के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। बीटीएसटी के तौर पे इसको कैरी किया जा सकता है। ऊपर में 730 रुपए से लेकर 740 रुपए तक का अपसाइड मूव टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकता है। नीचे में स्टॉक का बढ़िया सपोर्ट है 700-710 के आसपास। ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक पोजीशंस को होल्ड करें। ट्रेडिंग के लिहाज से 730 से 740 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 740 तक जाने की तैयारी टेक महिंद्रा की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए, एक स्टॉक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है और वो है बीपीसीएल। कुछ लोग बीपीसीएल पे तेजी के मूड में हैं कि डाइवेस्टमेंट होगा और अच्छी प्राइस पर होगा, और कुछ लोगों को लग रहा है कि डाइवेस्टमेंट मुश्किल से होना है। कुछ लोगों को लग रहा है वैल्यूशन आकर्षक है, कुछ लोगों को लगता है कि वैल्यूशन लगभग जस्टिफाइड है। लेकिन क्या इसे तेजी माने या मंदी? बीपीसीएल यहाँ से बुल है या बेयर? आइए इस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने रखते हैं। संदीप ग्रोवर हमारे साथ है बताने के लिए। संदीप, बताइए। बिल्कुल सर, आप देखिए ब्रोकर्स की जो राय है वो कहीं ना कहीं बटी हुई नजर आ रही है, और ऐसा नहीं है कि कोई छोटे ब्रोकर्स है जिनकी राय है। दिग्गज ब्रोकर्स आप देखिए, मॉर्गन स्टैनली जैसे और सीएलएसए, इनका व्यू आपको देखिए काफी डाइवर्जेंट नजर आएगा। ये आपके सामने है, देखिए मॉर्गन स्टैनली बुल है, उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग अभी भी बरकरार रखी है। नतीजों के बाद की कॉल है, 517 रुपए का टारगेट है। जबकि सीएलएसए Q4 के जो नंबर आए थे चौथी तिमाही के, तब भी बिकवाली की राय थी, अब भी उनकी बिकवाली की राय मेंटेन है। जो Q1 के नंबर्स आए हैं, अच्छे नंबर्स आए थे, उसके बावजूद भी टारगेट जो पहले 330 था उसे बढ़ाकर 360 जरूर किया, लेकिन मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो आपको नीचे के ही लेवल्स नजर आएंगे। अब दोनों तरह के तर्क आपको बता देते हैं। पहले अगर आप मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो मजबूत मार्केटिंग मार्जिन थे उससे कहीं ना कहीं नतीजों में काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव की जहां तक बात है तो सीएलएसए का कहना है कि चाहे आप रिफाइनिंग की बात करें चाहे मार्केटिंग की बात करें, जो कमजोरी है यही मेन ठोस वजह है जिस वजह से उन्होंने जो बिकवाली की राय है अब भी स्टॉक को लेके सेल के तौर पे मेंटेन करी है। इसके साथ साथ आप देखें जो मॉर्गन स्टैनली, उनका ये कहना है कि कोरोना के बाद में इनको काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बीपीसीएल जैसी जो कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज हैं इनको कोविड के बाद काफी ज्यादा मदद देखने को मिलेगी। जबकि सीएलएसए ये कह रहे हैं कि मांग में जो कमी है उस वजह से वर्किंग कैपिटल की जरूरत बढ़ी है, उसके साथ साथ जो डेट बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो दिक्कतें हैं शायद कोविड के बाद भी कहीं ना कहीं बरकरार रहती हुई दिख सकती है। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि फ्यूल की जो मांग है, जो डिमांड है, उसमें धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिलेगी, जिससे हो सकता है कि आने वाले समय में जो जीआरएम है उसको सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सीएलएसए ऐसे मानते हैं कि क्रूड की कीमतों में रिकवरी से इनकी जो लागत है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि हो सकता है कि आने वाले समय में ओवरऑल रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन का जो मैक्रो सिनेरियो वीक है, अगर क्रूड की कीमतें भी बढ़ती रही तो वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। और उसके साथ साथ आखिरी में जो विनिवेश, आज भी आपने देखा होगा पीएमओ की ओर से जो निर्देश आते हुए दिखे हैं दीपम को, जिसमें उन्होंने 3 कंपनियों के खासतौर पर जो विनिवेश है उसको पूरा करने के निर्देश दिया, उसमें बीपीसीएल का नाम है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ी और सबसे प्रबल दावेदार है विनिवेश की, जहां तक बात है वो एक और ट्रिगर है जो कि मॉर्गन स्टैनली काफी ज्यादा पसंद करता हुआ दिख रहा है। हालांकि सीएलएसए का ऐसा मानना है कि जिस तरह से पूरा कोरोना को लेकर सिनेरियो बना है उसके बाद जो ग्लोबली ऑयल एंड गैस कंपनीज है उनके जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। तो नो डाउट भले ही विनिवेश हो भी जाए लेकिन वैल्यूएशन किस तरह के मिलेंगे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जब तक वो अपडेट नहीं आ जाता तब तक तो अपनी सीएलएसए की जो बिकवाली की राय है उसको वो मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। 30 रुपए लक्ष्य जरूर बढ़ाया उन्होंने, लेकिन अभी भी 360 रुपए का टारगेट है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड मॉर्गन स्टैनली बुलिश हैं, 500 रुपए के ऊपर के टारगेट प्राइस दे रहे हैं। तो ये है आपके लिए बीपीसीएल पर दोनों ही तरह के तर्क है, तेजी और मंदी के। अब मैं इस पर तर्क लूंगा चार्ट्स पर भी। तो चार्ट्स पर राय देंगे वागले साहब, क्योंकि बीपीसीएल से उनका है खास लगाव, और चार्ट्स पर उनको मैं देता हूं मौका आराम से लंबे वाले देखने का। तब तक आशु जी, एक फंडामेंटल राय आप दें, बीपीसीएल पे खरीदना है या बेचना है, या फिर आपको एक और ऑप्शन देता हूं नोटा वाला। अनिल जी, आपको ध्यान होगा कि बीपीसीएल हमने एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है 400-430। अनिल जी आपको ध्यान होगा कि हमने एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है इसमें 400-430 का।
लेकिन अनिल जी जो जिस तरह का न्यूज फ्लो है और अभी जो करंट स्ट्रक्चर है इसका, मुझे लगता है कि अनिल जी अगले 5-7 दिन में इसमें कोई बड़ी मूवमेंट पॉजिटिव आने के लिए नहीं है। तो इस एक्सपायरी के लिए अंडर परफॉर्मिंग है, लेकिन मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है अनिल जी जैसे क्योंकि ये बैन में नहीं है, इसलिए जो स्प्रेड है उसको 1:2 कर लेना चाहिए। जो 400 का लिया हुआ है 430 का अनिल जी उसमें अभी कोई लॉस नहीं है, लेकिन हमने एक स्प्रेड बनाया हुआ था कि इस उम्मीद से कि 425-30 की तरफ ये जाके रुकना चाहिए। 430 के ऊपर गया, लेकिन जिस तरह से वापस आ गया। और अनिल जी आज एक चीज और देखिए, आज जब दिन में न्यूज आई कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑन ट्रैक जाएगी, तो उसके चलते ये 414-15 तक जाके वापस आ गया। तो अनिल जी ये स्ट्रेंथ अभी टेम्परेरीली नहीं दिखा रहा। तो मेरा मानना है कि जिन लोगों ने स्प्रेड बनाया हुआ है उसको 1:2 कन्वर्ट कर लें। सेफ है 450 तक, अभी भी बैठे रहें। और अगर 415-20 के आसपास की एक्सपायरी होती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, नीचे में कोई लॉस नहीं होगा। तो अनिल जी ये रिपेयर ट्रेड अवेलेबल है। अनिल जी 1-2 अपडेट्स और भी हैं। ग्लेनमार्क का ट्रेड है, बिकॉज ऑफ बैन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे, उसमें प्रॉफिट है। औरो का ट्रेड है, बिकॉज ऑफ बैन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो ट्रेड में स्प्रेड बहुत ज्यादा है। और तीसरी चीज अनिल जी भारती में हमने 560-540 का स्प्रेड बनाया था कि जो बोला था 520 भारती आ जाएगा तो डिलीवरी उठानी पड़ेगी। तो अनिल जी 520 के आसपास भारती चल रहा है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जोन आ गया कि यहाँ पे भारती अब कंसोलिडेट होना चाहिए और उस स्प्रेड के साथ बैठे रहना चाहिए। और जिन लोगों को भारती लॉन्ग था अनिल जी उसी के लिए स्प्रेड था, तो अभी एक्सपायरी तक की वेट करें उसके लिए। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर राय। थोड़ी देर में हमारे साथ अच्छा एक चीज़, हाँ पहले बीपीसीएल पर एक टेक्निकल राय लेनी थी मुझे, तो बीपीसीएल पर एक बार जल्दी से टेक्निकल राय बताएं आप वागले साहब। अनिल जी 390, 420, 425, 430 ये शॉर्ट टर्म रेंज है। मेरा कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं है। हाँ अगर आप 3-6 महीने की बात करेंगे तो ये 450, 480 तक जा सकता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसका अगला टारगेट 550 का होगा। ये लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन शॉर्ट टर्म आपको 390 के नीचे अगर जाता है तो निकल जाना चाहिए। तो ये है आपके लिए बीपीसीएल पर आए। और इस बीच सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनसे हम लेंगे उनकी एक बेहतरीन पिक। उससे पहले सुमित जी तैयार हैं अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बनाए सुमित जी। अनिल जी तेजी का स्टॉक रडार पे आया है। मेटल सेक्टर पूरा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और हिंडाल्को यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है। हिंडाल्को 192-192.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हिंडाल्को के अंदर कल का हाई ब्रेक हुआ है, अच्छा खासा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है और निफ्टी भी ऑलमोस्ट डेज हाई पे आ चुका है। तो ये मेटल सेक्टर पूरा तेजी दिखा रहा है और यहाँ से और तेजी एक्सटेंड करना चाहिए। हिंडाल्को मेरे को लग रहा है इस बार 200 का लेवल ब्रेक करेगा और 210 रुपए तक के लेवल जल्दी ही दिखाएगा। हिंडाल्को के अंदर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बना के चलने की सलाह रहेगी। जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना के रखा हुआ है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। नीचे में 184, 185, 184, 185 के आसपास का सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 200 का पहला टारगेट और वो लेवल टूटने के बाद और क्लोजिंग मिलने के बाद 210 रुपए तक रैली एक्सटेंड होती हुई देखने को मिलेगी। तो बाय करें, हिंडाल्को अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके, हिंडाल्को में करें आप खरीदारी। ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय 200-210 रुपए के टारगेट के लिए। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक तैयार है आपके लिए। आइए बिगुल। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है आपने शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर? बिल्कुल अनिल जी, जो आज मैं शॉर्ट टर्म के रूप में स्टॉक का रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो एक मीडिया कंपनी है। स्टॉक का नाम है टीवी टुडे नेटवर्क। ये इंडिया टुडे ग्रुप की कंपनी है जो कि डिजिटल, फिर टेलीविजन और ब्रॉडकास्टिंग तीनों सेगमेंट में काम करती है। पॉपुलर चैनल्स है आज तक और इंडिया टुडे। आप वैल्यूएशन देखेंगे तो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल खाली 12.5 का है। शानदार फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 25% के हैं। रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का है। जीरो डेट कंपनी है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है और एफआईआईज और डीआईआईज मिलकर 30% होल्डिंग ओन करते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 240 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 220 रुपए का। 220 का स्टॉप लॉस और 240 के टारगेट के लिए। ये तो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हुए। अगर सेठी साहब कुछ थोड़े मीडियम से लॉन्ग टर्म के टारगेट्स रखने हो तो मुझे लगता है आने वाले महीने 2 महीने में 275 तक के लेवल से स्टॉक तय कर सकते हैं। 275 का टारगेट रहेगा मेरा। ओके,
ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। टीवी टुडे है वो स्टॉक जहाँ पर आप 240 के टारगेट के साथ करें खरीदारी। ये सेठी साहब की तरफ से राय आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब। अच्छा, एक ही स्टॉक है या और भी है सेठी साहब? अनिल जी, वैसे तो एक ही स्टॉक था, लेकिन आज एक F&O पे भी एक स्टॉक अभी रडार पे आया है। मुझे लगता है जैसे सुमित जी ने अभी हिंडाल्को रेकमेंड किया, मुझे लगता है नैल्को नेशनल एल्यूमिनियम में भी खरीदारी करनी चाहिए। भाव अभी 35.5 रुपए का है। मुझे लगता है बहुत ही इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कल या परसों ही 37.5 तक के लेवल से स्टॉक में देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 34.5 रुपए का। ओके, नेल को एक और स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, जहां पर करें आप खरीदारी 34.50 के स्टॉप लॉस के साथ 35.50 के आसपास लीजिए, 37.50 का टारगेट। तो सेठी साहब की तरफ से दो पिक्स हैं, एक कैश में और एक एफएनओ वाली पिक को भी आप कैश के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 35 रुपए का ही स्टॉक है, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। छोटी सी डिलीवरी है, 2 रुपए 3 रुपए ऊपर तक के टारगेट रखकर आप कर सकते हैं खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए और दो बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है कैश का ऑप्शन, और हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में जय ठक्कर भी, उनसे भी हम कैश का ऑप्शन लेंगे। लेकिन उसके अलावा बैंक से बेनिफिट वाले शेयर भी आपके सामने आने की तैयारी में, वो भी आशीष हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो हम उनसे वो स्टॉक्स भी लेने वाले हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो बैंक में जाने और आने को बाहर तैयार हैं। आइए, आशीष तैयार है और वक्त है बिगुल बैंक से बेनिफिट का। जी दीप, सॉरी जी आशीष, बताएं कौन से स्टॉक्स बाहर निकलने वाले हैं? अनिल जी, 9 स्टॉक बैन में बने रहेंगे, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। कोई भी स्टॉक बैन से बाहर नहीं आ रहा, लेकिन 2 स्टॉक ऐसे जिनकी फ्रेश एंट्री होने वाली है। सबसे पहले सन टीवी देखिए, काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। अभी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ऑलमोस्ट 133% के आसपास है, यानी निश्चित है कि सन टीवी तो बैन में आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ऑलमोस्ट 100% के आसपास आ चुकी है, तो ये भी निश्चित है। यानी सन टीवी और JSPL ये 2 नए स्टॉक हैं जो बैन में आएंगे, और बैन से बाहर कोई भी स्टॉक नहीं निकल रहा है। ओके, तो और 2 स्टॉक से संख्या बढ़ने वाली, सन टीवी और JSPL यहाँ पर आपके लिए बैन से बाहर आने की तैयारी में। ऐसे में इन दोनों स्टॉक्स पर क्या ट्रेड लेना चाहिए बैन में जाने वक्त की तैयारी में? सुमित जी, जरा आप इस पे होमवर्क करके रखिएगा। सन टीवी और JSPL, इन दोनों में जिनकी पोजीशन है वो क्या करें क्या नहीं करें। उससे पहले एक बार मैं सचिन जी के लिए बिगुल बजाना चाहता हूं, और सचिन जी को बिगुल बजाऊं उससे पहले दीप एक बात कहना चाहता हूं। 2:30 बजे मैं माइनॉरिटी में था जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर थोड़ा ऊपर की तरफ आने की कोई बात कर रहा था कि डेटा ये बता रहे हैं नीचे नहीं जाना चाहिए। देखिए, दिन के हाई पॉइंट पर निफ्टी आता हुआ दिख रहा है 11,250 पर, और बैंक निफ्टी भी सुबह का पहले घंटे का छोड़ दें तो उसके बाद का हाई 21,700 का बनाता हुआ दिख रहा है। तो डेटा अपना काम करते हुए दिखे, थोड़ी मजबूती आती हुई दिखी है आखिरी मिनटों में। अब यहाँ पर आइए सचिन जी के लिए बिगुल BTST का। बताएं सचिन जी। अनिल जी, खरीदारी करनी है टाइटन के फ्यूचर्स में, एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे के आसपास ये क्लोजिंग हो रही है, जिस तरीके से फॉर्मेशन से अपने कल के नेगेटिव फॉर्मेशन को इसने निगेट किया है, जिस तरीके से पोजीशंस हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 11,111 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 1148 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए 1 से 2 दिनों में, एंड पोजिशनली टारगेट होगा अराउंड 1173 का। तो यहाँ पर लॉन्ग बायस कंटिन्यूड रहेगा टाइटन फ्यूचर्स पे। स्टॉप लॉस होगा 1111, फर्स्ट टारगेट होगा 1148 का, और सेकंड टारगेट होगा 1173 का। अरे 1111 बोलने में तो बड़ा इजी होना चाहिए सचिन जी, इसमें कहाँ अटक रहे हैं? 1111, 1111 बस सिंपल। 1111 का स्टॉप लॉस, 1122 में खरीदना है, 1173 का टारगेट, और ज़्यादा आसान करना तो इसका टारगेट मैं बता दूं 1177 कर लीजिए, 1111 तो चलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए सचिन जी की तरफ से। कैश का ऑप्शन की तैयारी है, उसके बाद हिमांशु गुप्ता आपको देंगे एक बेहतरीन BTST कॉल भी, उनके पास भी हम चलेंगे, उनसे भी कांटेक्ट करेंगे। लेकिन बाजार में निचले स्तरों से जो रिकवरी आई है उसमें एक बार देख लेते हैं जय कौन सा ऑप्शन आपको बता रहे हैं। कैश का ऑप्शन बिगुल बजाइए, जय का करते हैं स्वागत।
बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। इनफैक्ट हमारे जो मॉर्निंग के कैश के ऑप्शंस थे उसकी अपडेट ये है कि 21,400 ही ऑलमोस्ट बैंक के लिए किया है जो हमने रिकमेंड किया था, एंड वहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट 80 लोग हुए, तो ट्रेडर्स माइट हैव मेड मनी आउट देयर। और दूसरा ये था कि विप्रो का हमने जो कॉल ऑप्शन दिया था वहाँ पे भी टारगेट अचीव होकर काफी उसके ऊपर उन्होंने बुक किया होगा। अनिल जी, अब जो मैं बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो 1180 का एस्कॉर्ट्स का कॉल ऑप्शन है जो करीब आपको 31 के आसपास मिल रहा है, 31-3150 ये रेंज में एस्कॉर्ट्स का 1180 का कॉल ऑप्शन मिल रहा है। ये लेकर चलना चाहिए अनिल जी। इसका जो पहला टारगेट है वो 4150 का है और दूसरा टारगेट है 50 का एग्जैक्ट। तो 4150 एंड 50 ये दो टारगेट्स के लिए 1180 का एस्कॉर्ट्स का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। इसमें हम नीचे में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 23 रुपये 20 पैसे का, 23.20 ये स्टॉप लॉस रहेगा। ये खरीदने की सलाह इसीलिए अनिल जी क्योंकि अब अगर आप देखें तो आज ऑटो में बहुत ही अच्छा हमें रुझान देखने मिला, चाहे वो मारुति हो के टू व्हीलर हो या एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनी हो, सारे में अच्छा है हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है। एक क्लियर साइडवेज कंसोलिडेशन में से एस्कॉर्ट्स ब्रेकआउट दे रहा है। इंडिकेटर्स में काफी एक क्लियर बाई क्रॉसओवर देखने मिल रहा है और जहां तक अब डेरिवेटिव डेटा देखे तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया लॉन्ग बिल्टअप होते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पे 30% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन होते हुए नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स गोइंग फॉरवर्ड लगभग 1200 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है। तो ये 1180 का कॉल इनफैक्ट इन द मनी हो सकता है, तो इसीलिए इसके टारगेट 41.50 एंड 50 के हैं। ओके, तो 1180 वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए एस्कॉर्ट्स का 31-32 में, 23 रुपए का स्टॉप लॉस, 41.50 और 50 रुपए के टारगेट के लिए। यहाँ पर 41.50 और 50 दो हैं, या तो 41 और 50 दो रख लें। 50 पैसे में लाइफ में कंफ्यूजन हो रहा हो तो 41 रुपए पहला टारगेट, 50 रुपए दूसरा टारगेट खरीदारी करने की राय। जय एक ही ऑप्शन है या और कोई दूसरा इंडेक्स में कोई नहीं आज? नहीं, इंडेक्स पे अनिल जी नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि निफ्टी पे लॉन्ग देना चाहिए, बट अनिल जी जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है वहां पे फुट के हमारे टारगेट अचीव हुए, बट बैंक निफ्टी जब तक 22,000 के ऊपर क्लियर नहीं निकलता है तब तक इंडेक्स थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है। तो अगर वो 22 के ऊपर निकला देयर आफ्टर हम बाई साइड पर निफ्टी या बैंक निफ्टी के रिकमेंडेशंस देंगे। तो भाई साहब थोड़ा मुझे इशारा तो कर देते कि आपको ऐसा लग रहा है, मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता या आप मेरा बढ़ा देते। मुझे भी लग रहा था डेटा देख के कि तेजी करनी चाहिए, लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही सबको देख के सुन के, तो मैं भी सोचा कि जाने दो, रहने दो, छब्बे जी बनने जाएंगे कहीं दुबई जी रह जाएंगे। तो इससे बढ़िया है लाइफ में कन्फ्यूजन जो चल रहा है उस कन्फ्यूजन में कुछ ना करे तो बेहतर है। लोगों को प्रॉफिट ना हो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में मैं भी रह गया, शायद एक दूसरे का कॉन्फिडेंस हम दोनों बढ़ा देते तो एक अच्छा कॉल निकल सकता था। हालांकि इसलिए मैं 2:30 बजे बात भी कर रहा था कि मुझे लग रहा है डेटा इतने खराब नहीं है, 11,200 और 21,500 के नीचे नहीं बंद होंगे, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए 21,375 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अपना लगभग टारगेट 21,650 और 21,750 के दो टारगेट ऊपर के बनते हैं दिन के लिए, वो लगभग हासिल कर चुका है। 21,750 के बेहद करीब स्पॉट लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। तो आज के दिन के टारगेट तो होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपने खरीदा है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी 10-15 मिनट में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई। थोड़ी देर में हम डेटा विस्तार से डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अजय, अच्छा इसके अलावा और कोई ऑप्शन या फ्यूचर है आपके पास? नहीं जी, ये केवल एस्कॉर्ट्स का ही है। ठीक है, ओके। आइए अब बिल्कुल हिमांशु गुप्ता के लिए वो दे रहे हैं अपना एक बेहतरीन BTST कॉल लाइफलाइन यूज करते हुए, फोन अ फ्रेंड। बनाए हिमांशु जी। तो पहले सर BTST में कॉल देता हूँ। स्टॉक है सर एशियन पेंट्स। स्टॉक में सर पिछले हफ्ते एक हाई बनाने के बाद यहाँ पर 1830-1825 के लेवल टेस्ट करने के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज यहाँ पर लोअर लेवल से लगातार बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए यहाँ पर देखने को मिला है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1860-1865 रुपए के टारगेट हमें कल तक दिखाता हुआ नजर आएगा। इसलिए एशियन पेंट्स यहाँ पर करंट लेवल पर यहाँ पर 1840 रुपए के आसपास मेरी तरफ से बाय रिकमेंडेशन रहेगा। 1825 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और 1860-1865 रुपए तक के टारगेट कल के सेशन में हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे। जिस तरह से अनिल जी इसमें लगातार ग्रेजुअली हायर हाई बनाने का, हायर हाई हायर लो सीक्वेंस यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आगे चलकर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी वापस से जो एक मिसिंग था यहाँ पर एक एक्शन, जिस तरह से एशियन पेंट्स की चाल हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लौटता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये 1850 के ऊपर चलेगा, मुझे लगता है कि वापस से एक बार नए हाइस की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। दूसरा अनिल जी, एक अभी आप डिस्कशन बैंक निफ्टी का कर रहे थे, तो वहां पर एक मेरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, अगर आप कहें तो मैं डिस्कस करूं। जी प्लीज बोलिए ना सर। बिल्कुल।
अनिल जी देखिए, बिल्कुल 21,300, 21,400 बेहद बेहद अहम सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पर, मुझे लगता है बैंक निफ्टी के लिए। और जिस हिसाब से बाजार ने वहां से रिवर्सल दिया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाजार में यहाँ से एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फेवरेबल है तेजी की पोजीशंस करने के लिए। और मैं थोड़ी देर पहले भी आपको सुन रहा था कि एक्चुअली में यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा ट्रेड देखने को मिले कि बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस हो और निफ्टी को लीड करे। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि यहाँ पर पोजिशनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी को अप्रोच किया जाए तो यहाँ से 21,600, 21,500 के आसपास कोई भी गिरावट मिले, तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 21,300 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाए जा सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट लेवल अपसाइड में 21,900, 22,000 का रहेगा। अगर वो बाजार उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो मेरा ऐसा मानना है जो 22,400, 22,500 जहां से बाजार ये गिरा था अभी रिसेंट हाइज में, वो अभी मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट टॉप है जो बना है। और मुझे लगता है कि इस रैली में वो हाई कटता हुआ नजर आएगा और हम 23,000 की तरफ यहाँ पर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। मैं आपके साथ सहमत हूँ। 21,500, 21,600 की रेंज में खरीदने के लिए आज से, और स्टॉप लॉस आप 21,300 का कह रहे हैं। मेरा स्टॉप लॉस और भी नीचे है, और भी ऊपर है। 21,375 ही काफ़ी है, और 21,900, 22,000 ये टारगेट में भी मैं सहमत हूँ। लेकिन अब सवाल यही है हिमांशु, 21,500, 600 अब मिलना मुश्किल है। कम से कम आज तो मिलेगा नहीं, कल की कल देखेंगे। अब आज का तो टाइम मुश्किल है, लेकिन हाँ वो एक अच्छी लेवल, अच्छी रेंज थी जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो रहा था आपके ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर। आप देखिए कल आपने 21,450 का लो बनाया, आज 21,400 का लो बनाया और वहाँ से सपोर्ट हुआ। 21,375, 21,450 जब बैंक निफ्टी ने 22,000 पार किया, उसके पहले 3 बार उस रेंज को टेस्ट किया और वहाँ से रिबाउंड हुआ, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब 21,900, 22,100 ये 200 पॉइंट की रेंज है जो ऊपरी तरफ है। इसे पार करेंगे तो बहुत मजबूत होंगे, नहीं तो वही 21,375, 21,500 आपके लिए सपोर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बट बैंक निफ्टी में एक रिबाउंड तो अच्छा आया है, तो एक बढ़िया खरीदारी होती हुई दिखी है। और निफ्टी तो देखिए डे हाई के आसपास 75 अंक मजबूत है। जी दीप। बिल्कुल, डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है, सही समय है। फिर जान लेते हैं अनिल जी से कि फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बाजार पर इस समय। अनिल जी, एक्शन पूरा का पूरा डोमेस्टिक ही लग रहा है क्योंकि ग्लोबल क्यूज में कोई बदलाव नहीं है सर। डाउ फ्यूचर्स उधर ही हैं, जब लास्ट टाइम हमने चेक किया था 70-80 अंक ऊपर है इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स %.5% की तेजी दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजार माइल्डली पॉजिटिव हैं, तो कोई ज्यादा बदलाव ग्लोबल क्यूज में नहीं है। पर जो आपने उस समय बैंक निफ्टी पर कॉन्ट्रा कॉल दी थी, उसका दूसरा टारगेट भी आ गया सर 21,750 का। अब बताइए क्या करना चाहिए। अब दीप देखिए, लेना तो चाहिए, लेकिन इसमें 2 दिक्कत है। एक दिक्कत तो ये कि एवरेज क्लोजिंग आपकी थोड़ी नीचे आएगी, ठीक है ना, तो वो एक समस्या है। क्योंकि आपको अगर आप खरीद भी लेंगे तो आपकी एवरेज प्राइस नीचे आने वाली, तो वो आप थोड़ा सा नुकसान में हो जाते हैं। 21,735 चल रहा है, तो मेरे ख्याल से 21,700, 21,675 के आसपास की क्लोजिंग मिलेगी। बट नंदलेस शॉर्ट करने की राय मेरी नहीं है, मैं बहुत साफ बताना चाहता हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि उस समय खरीद डेटा साफ कह रहा था, और इसीलिए देखिए आपको ध्यान है कि मैं ये कह रहा था कि दिल ये कह रहा है कि शायद बाजार मजबूत नहीं दिख रहा है, लेकिन डेटा कह रहा है और दिमाग ये कह रहा है कि डेटा मजबूत है। मैं ये राय ट्रेडर्स को सबको देना चाहता हूँ जो बाजार का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। बाजार में सबसे बड़ी आपकी दुश्मन आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। इसीलिए जब कन्फ्यूजन हो लाइफ में, तो मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि जब आपका मन कुछ और कह रहा है, डेटा कुछ और कह रहा है, तो हमेशा डेटा पे फोकस करो। हो सकता है डेटा आपको कभी कभार गलत साबित कर दे, जैसे कि आपको शुक्रवार के डेटा काफ़ी नेगेटिव दिख रहे थे, सोमवार को बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई। लेकिन ऐसा केस महीने में कितनी बार होता है? हार्डली 1 या 2 बार। लेकिन अगर 22-23 ट्रेडिंग सेशन आपके महीने में है, 2 या 3 बार आपके डेटा गलत पड़ भी गए, वो भी किसी न्यूज़ की वजह से, लेकिन बाकी 20 दिन तो आपके डेटा सही पड़ते हैं। और उस 20 दिन में अगर आपने मार्केट को सही एनालिसिस कर दिया तो आपका काम हो गया। मसलन अगर आप डेटा की नहीं सुन के दिल की सुनते और 21,500 पे आप लुट जाते, खाली हो जाते, तो क्या? तो वो दर्द ज़्यादा है बजाय इसके कि आप तेजी में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए या 250 पॉइंट का आपकी मिस हो गई। तो इसलिए कभी भी हमेशा रेस्पेक्ट डेटा को करना चाहिए। अगर कहीं भी लाइफ में कन्फ्यूजन है तो डेटा के साथ रहें या फिर डेटा के विपरीत में जाएं, कम से कम इतना करना चाहिए। अब जहाँ तक आज का सवाल है दीप, मैं पोजीशन या तो न्यूट्रल रखने की राय दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तेजी की पोजीशन बनाकर जाना चाहते हैं
तो आप सिंपल 11,250 या 11,300 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, सामने 11,400 का एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, ये आप पोजीशन बना सकते हैं। बैंक निफ्टी पर 21,700 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 22,000 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, ये आपकी स्प्रेड होगी जो आपको बनाकर जानी चाहिए। और स्प्रेड से मुझे ध्यान में आया, मुझे नितिन जी ने कहा कि जो स्प्रेड उन्होंने 21,600 और 21,300 की बैंक निफ्टी का दिया है अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी पर निशाने के लिहाज से, वहाँ पर लोट 25 रुपये का नुकसान हो रहा है। 625 रुपये का नुकसान टोटल है। अगर आपने एक लोट में ट्रेड किया है तो उसमें से उनकी राय है कि एग्जिट कर लें। जिस तरह की क्लोजिंग बैंक निफ्टी दे रहा है वो शॉर्ट पोजीशन को कैरी नहीं करने की राय दे रहे हैं। तो अगर आपने नितिन जी के बोलने पर शॉर्ट पोजीशन का स्प्रेड बनाया है, स्प्रेड का ये फायदा है, 21,600 का एक पुट ऑप्शन आपने खरीदा, 21,300 का बेचा है, तो नुकसान बेहद लिमिटेड है, सिर्फ 25 पॉइंट का है, तो 25-30 पॉइंट के नुकसान में आप एग्जिट कर सकते हैं। ये राय नितिन जी की तरफ से। जी दीप। बिल्कुल, तो आपने बाजार का ट्रेंड चेंज करते हुए देखा है। बुल स्प्रेड्स बनाकर आप अगर चाहें तो अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कल के ट्रेड के लिए। पर बढ़िया मूव्स आ रही हैं इस बाजार में। चलिए एक और कॉल आपके लिए तैयार है, इस बार सुमित जी की तरफ से। सुमित के सुपर हिट का बिगुल बजाते हैं। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, बीटीएसटी के तौर पर इसको ट्रेड लिया जा सकता है। 41.90-42 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो। वैसे भी आज ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर सब में तेजी देखने को मिली है और जमुना ऑटो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। नेक्स्ट 1 से 2 दिनों के अंदर जमुना ऑटो के अंदर 48 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक आज अच्छा अपसाइड मूव दिखा रहे हैं, वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक पिछले 5 दिनों से तेजी दिखा रहा है। सबसे बढ़िया बात, स्टॉक के अंदर 200 डीएमए लेवल्स टूटे हैं और आज दूसरा या तीसरा दिन है जो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो खरीदारी करें जमुना ऑटो में। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 39 रुपीज 50 पैसे का। ऊपर में टारगेट 48 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के जल्दी ही 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। जमुना ऑटो ये है स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो ये है आपके लिए कॉल सुमित जी की तरफ से। पर कई और स्टॉक्स हैं जो बढ़िया एक्शन में आते हुए दिखे हैं मार्केट क्लोजिंग की तरफ। और इसमें एक बैंक स्टॉक्स जहां पर रिकवरी आई थी, वहां पर भी एक स्टॉक जो किरण जी से मैं पूछना चाहूंगा। किरण जी, एक्सिस बैंक का एंड में एक अच्छा उछाल आया 440 के लेवल्स पर, वापस एक्सिस बैंक आते हुए दिखा है, कोई ट्रेड है यहाँ पर? देखिए, बहुत अच्छे लेवल से बाउंस बैक देखने को मिला है। 425 426 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। वही लोज से ये बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अगर थोड़ी सी बैंक निफ्टी में और ताकत आ जाती है तो मेरा मानना है ये 450 लेवल्स 455 लेवल्स टेस्ट कर सकता है कल के सत्र। ओके, आशु जी, मेरे को याद है आपकी भी एक्सिस बैंक पर राय थी, पिछले हफ्ते बात हो रही थी आपसे इस स्टॉक पर। कोई व्यू सर, एक्सिस बैंक क्या करना चाहिए? दीपांशु, अब शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री, आज एक्सिस बैंक वाज द ओनली एक्सेप्शन जो 432-33 पे इतना स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो हमने तो मतलब एक पेयर ट्रेड भी करने की कोशिश की थी कि एक्सिस लॉन्ग और आईसीआईसी शॉर्ट। तो एक्सिस में मेरी राय बिल्कुल मंदी की नहीं है। ऊपर लास्ट वीक थी जब 450 से 430 का फॉल आ गया। ऑन द कॉन्ट्री, आज बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ है वो एक्सिस बैंक में है। अगर किसी को बीटीएसटी करना है अगेंस्ट कोई सेल का हेज करने के लिए और आईसीआईसी के लिए, तो आई थिंक एक्सिस बैंक इज द बेस्ट कैंडिडेट। ओके, तो एक्सिस बैंक पर नजर रखिए और एंड में एक अच्छी रिकवरी देकर जा रहा है एक्सिस बैंक, तो इस स्टॉक पर भरपूर एक्शन रहा है। पर आज बाजार में भी आपने भरपूर एक्शन देखा है, दोनों तरफ के ट्रेड्स हुए हैं। एंड में अगर आप देखें तो अच्छी तेजी थी एनटीपीसी में, नतीजे आए थे फ्राइडे को, पर उसके बाद जो कॉनकॉल की तरफ से टेकअवेज आए, स्पेशली जो एक बायबैक का बज बन रहा है मार्केट में, वहां से आपने खरीदारी देखी है। 7.5% का उछाल। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर 5.5% 4.5% की तेजी। हीरो मोटोकॉप सुबह इस पर कॉल्स भी आए थे। आइशर मोटो यहाँ पर भी अच्छा एक्शन है और बजाज ऑटो यहाँ पर भी सुबह आपके लिए कॉल्स आए थे। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली और साथ ही मेटल स्टॉक्स भी एक्शन में रहे। सबसे आगे था हिंडाल्को, टाटा स्टील में और जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर भी आपने खरीदारी आते हुए देखी है। ब्रिटानिया इंटरिम डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है 83 रुपीज़ पर शेयर का, उसकी वजह से स्टॉक में आपने स्पाइक देखा। टाइटन, जिसके ऊपर सचिन जी अभी कॉल दे रहे थे, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, हिमांशु जी की कॉल, यहाँ पर भी आपने खरीदारी आते हुए देखी है। निफ्टी की बात करें तो 42 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव में क्लोज हो रहे हैं, सिर्फ 8 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव में हैं, जिसमें एसबीआई, बीपीसीएल, भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज
सबसे वीक रहे। तो अनिल जी, अच्छा सेशन रहा। रेंज बाउंड एक्शन के बाद हमने देखा कि एंड में रिकवरी आती हुई दिखी, और ये जो 11,250 पर निफ्टी आ गया, ये कितना अहम है? बहुत ही बढ़िया दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। 21,750 जिस टारगेट की मैं बात कर रहा था, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वहीं पर बंद होता हुआ दिख रहा है। 11,250 के, मैं तो 11,225 के ऊपर की ही क्लोजिंग मांग रहा था, उससे बढ़िया क्लोजिंग मिलती हुई दिख रही। तो कोई शिकायत नहीं किसी तरह का। यही बाजार की खूबसूरती है कि कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड पर जाता हुआ दिख रहा है। और एग्जैक्टली आपको याद हो, सुबह हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने देखा था कि 10,900 के नीचे वहाँ पर एक बार 11,000 को तोड़ने के बाद आपने जो बाजार में क्लोजिंग देखी थी, और नेक्स्ट डे ही बाजार वापस रिकवर होकर एग्जैक्टली वही पैटर्न आपको दिखा है जो आपको 10,900 की क्लोजिंग का मिला था। सेम 11,200 की क्लोजिंग का आपको शुक्रवार को मिला, और नेक्स्ट डे ही बाजार वापस रिवर्स करता है। ये बाजार की ताकत दिखाता है। इस लिहाज से अब वापस ये 11,373 11,373 का जो हाई बना हुआ है बाजार में 11 तारीख को जो बना था, इसको पार करने की तैयारी में अब जब ये वापस रिवर्स हुआ है तो 11,373 का हाई पार होना चाहिए। ये साफ संकेत मुझे दिख रहे हैं। जिस तरह से अगर पिछला ट्रेंड आप जिस तरह से बाजार 10,900 का लो बनाकर 11,373 तक पहुंचा है, उस हिसाब से देखें तो 11,500 11,600 तक का रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। सिर्फ इसके लिए एक ही चीज़ चाहिए, कल की एक और पॉजिटिव क्लोजिंग। भले 2 पॉइंट से मिले, 5 पॉइंट से मिले, 10 पॉइंट से मिले, लेकिन कल अगर एक और पॉजिटिव क्लोजिंग आपको मिल जाती है तो फिर ये 11,500 11,600 की तरफ निफ्टी बढ़ सकता है। एग्जैक्टली वही सेम पैटर्न बन रहा है। एक दिन बहुत खराब क्लोजिंग, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होना, पोजीशन लाइट हो जाना, नेक्स्ट डे अचानक ग्लोबल मार्केट्स में रिबाउंड जिसकी उम्मीद ना हो, और उसके बाद बाजार गैप से खुले, आधा दिन कश्मकश में इवन लोअर लो बनाए, उस दिन भी वैसे ही हुआ, नेक्स्ट डे लोअर लो बना, और उसके बाद डे हाई पर जाकर बाजार बंद होना। तो ट्रेंड एग्जैक्टली वो कहते हैं कि कॉपी किया है जो आपको 11 अगस्त के जो आपको उस समय नजर आया था 10,900 के आसपास। तो वही सेम ट्रेंड आज शुक्रवार को और आज कॉपी होता हुआ दिखा है। चलिए इस पर हम फाइनल क्लोजिंग आती है वो देख लेते हैं, लेकिन आज शाम को आपके लिए 2 खास आयोजन है। एक तो शाम को 5 बजे का शो जो मैं खुद ही करने वाला हूं, और हमारी जो मुहिम पिछले हफ्ते कम करो कंप्लायंस की चल रही थी, उसका एक फाइनल शो हम करेंगे। पिछले पूरे हफ्ते हमने शाम को 5 बजे इस पर बात की, और आज इस चर्चा की अंतिम कड़ी है। आज हम ये बात करेंगे कि देश का कानून किस तरह से कारोबारियों को और एंटरप्रेन्योर्स को परेशान कर रहा है, उनके हौसले पस्त कर रहा है। 1,500 से ज़्यादा कानून, 70,000 से ज़्यादा कंप्लायंस, और इनसे निपटने के लिए प्रोफेशनल को हायर करो, पैसे दो। बड़ा मुश्किल काम है छोटे कारोबारियों के लिए, और आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। अपनी राय हमें भेजें, #कम करो कंप्लायंस। आज शाम में 5 बजे इस पर विशेष चर्चा करूंगा। हमारे साथ देश की दिग्गज कंपनी टीम लीज के चेयरमैन मनीष सबरवाल साहब होंगे। टीम लीज के ये एक और सहयोगी कंपनी है एवेंटिस रेगटेक, इनके को फाउंडर और CEO ऋषि अग्रवाल साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, और नरेडको के प्रेसिडेंट निरंजन हिरानंदानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इन सब से हम करेंगे बातचीत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए। विदेशों के लिए हम काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्योगपति हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जो बड़ा बनना चाहते हैं, ख्वाब रखते हैं, उनके लिए किस तरह से क्या कुछ किया जा सकता है सरकार की तरफ से, ये एक पैनल डिस्कशन होगा जो आप ज़रूर देखिएगा मेरे साथ शाम 5 बजे। आइए, इसके अलावा शाम 6 बजे एक स्पेशल शो आपके लिए, डिजिटल पेमेंट पर डाका। जी हाँ, ये एक आपकी खबर, आपका फ़ायदा, आप भी इसमें जुड़िए हमारे साथ। हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए कोरोना काल में डिजिटल पेमेंट पर डाका पड़ने लगा है। शॉपिंग करनी हो, पैसे ट्रांसफ़र करने हो, पेमेंट करनी हो, तो अब लोग तेज़ी से ऑनलाइन के तरीके आजमा रहे हैं, अपना रहे हैं। मजबूरी भी है और कन्वीनियंस भी, दोनों ही चीज़ें। पहले मजबूरी लगती है और एक बार करने लगते हैं तो फिर लगता है कि अरे वाह यह काम अच्छा है, लेकिन तेज़ी से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में साइबर ठगी के मामले बड़े तेज़ी से बढ़े हैं। ये ठग कभी नकली वेबसाइट बनाकर, तो कभी UPI और क्रेडिट डेबिट कार्ड की जानकारी लेकर, गिफ्ट और लॉटरी के बहाने आपके अकाउंट की पूरी सफाई कर रहे हैं। सफाई मतलब एकदम पैसे साफ। इस साल जनवरी से लेकर मई तक की बात करें तो महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में ऑनलाइन ठगी के मामलों में 50% से 70% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो किन किन नए तरीकों से की जा रही है ठगी और आप ऐसे कैसे बचें, ये आइडिया आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि आप दिमाग लगाएं, आप दिमाग ये लगाएं कि आपको कैसे बचना है। और ऑनलाइन ठगी हो तो कानून क्या कहता है, आपको कानून का सहारा कैसे लेना है। इसी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे विराग गुप्ता जो साइबर एक्सपर्ट हैं, LN राव पूर्व DCP स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस, और साथ ही सचिन डेढ़िया जो एथिकल हैकर है। इन तीनों से हम करेंगे बातचीत। और देखिए नाम जो है
डिजिटल पेमेंट पर डाका मिस मत कीजिएगा। तो ये 2 स्पेशल शो आपके लिए आज शाम को आने वाले, और बाकी आपके लिए वो तो हो गई जो हमेशा की तरह मनी गुरु 8:30 बजे जो होता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आइए फाइनल क्लोजिंग, जो दीप में कह रहा था कि फाइनल क्लोजिंग 21,700 के आसपास आनी चाहिए, एग्जैक्टली 21,700 पर बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आई है और 11,247 पर निफ्टी की क्लोजिंग। निफ्टी 68 अंक मजबूत बंद हुआ है, बैंक निफ्टी 21 अंक मजबूत बंद हुआ है, सेंसेक्स 250 अंक 173 अंक मजबूत होकर 38,050 के पार निकलकर बंद होता हुआ है। ये है आज का पूरा एक्शन। आइए अब आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, सुमित जी और साथ ही सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दी।